हेलो दोस्तों, क्लास 11th आईपी में आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक और नया टॉपिक। दोस्तों टॉपिक जो होगा वो होगा डेटाबेस से रिलेटेड। हम आज बात करेंगे डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, एक फ्लैट फाइल अपने पास होती है वो क्या है, और साथ में जो रिलेशनल डेटाबेस है वो क्या होता है, कैसे हम लोग यहाँ पर दोस्तों कीज को देखेंगे। हम लोग यहाँ बात करेंगे डेटाबेस के एडवांटेजेस को लेकर के। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है दोस्तों। अभी हम पहले बात करेंगे अपने कुछ थ्योरेटिकल पार्ट को लेकर के, और उसके बाद हमारे पास आएगा माई एसक्यूएल। तो माई एसक्यूएल जो होगा वो प्रैक्टिकली होगा, लेकिन माई एसक्यूएल के जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको समझने के लिए दोस्तों पहले हमको अपना थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करना पड़ेगा। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एजेंडा, यानी कि आखिर कौन कौन से टॉपिक्स है जो हम यहाँ अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये सारे के सारे वो टॉपिक्स है जो हमको आगे एक एक करके डिस्कस करना है। फटाफट से शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग आखिर डेटा होता क्या है, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम ही क्या है दोस्तों, डेटाबेस के कॉन्सेप्ट। सो डेटाबेस में हम सबसे पहले बात क्या करेंगे, डेटा के बारे में, फिर हम बात करेंगे इन्फॉर्मेशन के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे हम लोग यहाँ पर अपने डेटाबेस के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं डेटा क्या होता है। डेटा का मतलब होता है दोस्तों, डेटा इज अ रॉ एंड अनप्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। इट इज यूजुअली मीनिंगलेस। जैसे मैं आपको बताता हूँ 78, आप बता सकते हैं क्या 78 क्या है? शायद आपको नहीं पता। ओके, मैं आपको बोलता हूँ 84, आप बता सकते हैं कि 84 क्या है? ये भी आपको नहीं पता। मैं बोलता हूँ बताए 98 क्या है? ये भी आपको नहीं पता। मैं आपसे बोलता हूँ बताएं 56 क्या है? ये भी आपको नहीं पता। मैं आपको बोलता हूँ बताएं 65 आपके पास क्या है? ये भी आपको नहीं पता। लेकिन अगर मैं इनके ऊपर लिखता हूँ ये हिंदी, ये इंग्लिश, ये मैथ, ये साइंस, ये एसएसटी, तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं कोई मार्क्स है। तो आपके पास ये जो डेटा होता है, इस डेटा को हमको क्या करना होता है, पहले प्रोसेस करना होता है। जब हम इस डेटा को प्रोसेस करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो डेटा क्या होता है दोस्तों, ये याद रखना, डेटा हमेशा आपके पास क्या होता है, एक मीनिंगलेस होता है। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, हम बोल सकते हैं डेटा इज रॉ एंड अनप्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। जबकि इंफॉर्मेशन को लेकर के बात करें तो दोस्तों आपके पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमेशा क्या होता है, उसकी कोई ना कोई मीनिंग होती है। तो इंफॉर्मेशन जो है इज द डेटा विच हैज बीन प्रोसेस्ड एंड हैज मीनिंग, यानी कि जो आपके पास आपका डेटा होता है, जब आप अपने इस डेटा को क्या कर देंगे, प्रोसेस कर देंगे, तो ये आपको क्या बना के देगी दोस्तों, यहाँ पर इसको प्रोसेस करने के बाद ये आपको देगी यहाँ पर आपको एक इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, डेटाबेस क्या होता है। तो दोस्तों डेटाबेस क्या होता है, आपके पास बेसिकली अगर मैं आपको कहूँ तो आपके पास एक टाइप से आप मान सकते हो फोल्डर है। ठीक है, इस फोल्डर में क्या होंगी, आपके पास बहुत सारी फाइल्स होंगी। सपोज आप ऐसे मान सकते हैं आपके पास क्या है, ऐसी बहुत सारी फाइल्स। अब मैं इस डेटाबेस को या इस फोल्डर को तो क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर डेटाबेस। ठीक है, और ये जो आपके पास फाइल्स हैं, इन फाइल्स को मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर टेबल्स। ठीक है, और ये जो टेबल्स है इसमें आपका डेटा टेबुलर फॉर्म में स्टोर होगा, जिसमें बहुत सारी रोज होंगी आपके पास, और बहुत सारे आपके पास यहाँ पर कॉलम्स होंगी। और ये सारी की सारी टेबल एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती है, आपस में उनका कोई ना कोई रिलेशन होता है। तो ये कंप्लीट अगर हम देखें तो क्या हमारे पास हमारा एक डेटाबेस। अब डेटाबेस क्या है, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज स्टोर इन अ सिस्टमेटिक मैनर, दैट मीन इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। जिसमें आपका डेटा किस फॉर्म में स्टोर होगा, आपका डेटा हमेशा स्टोर होगा टेबुलर फॉर्म में, सो दैट यू कैन रिट्रीव एंड मैनिपुलेट, ताकि आप वहां से डेटा आसानी से ले सकते हैं और आप अपने डेटा में कोई भी बदलाव कर सकते हैं द इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एफिशिएंटली फ्रॉम अ लार्ज सेट ऑफ डेटा। अगर आपके पास दोस्तों हजारों लाखों का डेटा पड़ा है, उसमें से अगर आपको पर्टिकुलर डेटा चाहिए, तो वो डेटा अगर आपने टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर कर रखा है तो आप उसको बहुत आसानी से ले पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे डेटाबेस जो है वो क्या होता है, डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ वन और मोर टेबल। इसके अंदर आपके पास क्या हो सकता है, एक टेबल भी हो सकती है और एक से ज्यादा टेबल भी आपके पास हो सकती है। ठीक है, अ टेबल होल्ड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर दो वो किस फॉर्म में होगी, आपके पास ऐसी रोज और कॉलम्स। तो ये ऊपर की तरफ सारे कॉलम्स लिख रहा हूँ, और ये जो हॉरिजॉन्टली है वो सब क्या है आपके पास रोज। ठीक है, तो रोज और कॉलम्स के फॉर्म में डेटा आपका स्टोर होता है। उसके बाद डेटाबेस सिस्टम इज बेसिकली एक कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, यानी कि अगर हम बात करते हैं डेटाबेस क्या होता है, तो डेटाबेस हमारे कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम अपने डेटा को इजीली मैनेज करते हैं। तो जैसे नाम आ रहा है डेटाबेस सिस्टम, अब सिस्टम क्या हो गया, आपके पास एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो क्या काम करेगा, जो आपके डेटाबेस को यहाँ पर मैनेज करेगा, हैंडल करेगा। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ डेटा यूजुअली रेफर टू एज अ डेटाबेस। जनरली क्या होता है, डेटाबेस क्या है, डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ डेटा, जिसमें बहुत सारा आपका डेटा स्टोर होता है, कंटेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्टिकुलर एंटरप्राइज। जैसे आपकी स्कूल के अंदर भी कहीं ना कहीं कोई डेटाबेस होगा,
जब आप फीस जमा कराते हैं तो वहाँ आपका नाम कहीं न कहीं कंप्यूटर में होगा, टोटल कितनी फीस आपने जमा करवा रखी है। इसी टाइप से आपके मार्क्स का एक डेटाबेस हो सकता है जो एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट वालों के पास होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी स्कूल में जो बस सर्विसेज़ अगर आपको दी जा रही है, तो उसका भी कहीं न कहीं कोई डेटा आपके पास होगा। हम ये कह सकते हैं कि जो ये डेटाबेस हमारे पास होता है, इस डेटाबेस में दोस्तों बहुत सारे अलग-अलग टाइप के आपके पास टेबल्स हो सकती है। मैं मान लेता हूँ दोस्तों यहाँ पर एक्स, वाई, ज़ेड स्कूल है कोई, ठीक है? और इस स्कूल के अंदर अगर हम देखें तो एक हमारे पास जो टेबल है, इस टेबल के अंदर दोस्तों लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन या स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन होती है। मैं इसको रख देता हूँ, इसका नाम एस इन्फो। हो सकता है एक और टेबल हो हमारे पास और इस टेबल के अंदर जो हम अपने इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, वो हो सकता है दोस्तों बस से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो सकता है एक और टेबल हो हमारे पास जिसके अंदर हम लोग स्टोर करें हमारे मार्क्स। एक और हो सकती है हमारे पास, ठीक है? इसके अंदर जैसे मान लो यहाँ पर हमने अपना डेटा कुछ स्टोर करके रखा था, ऐसे ही यहाँ पर भी आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे मान लेता हूँ मैं फीस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक कॉलम होगा जिसका नाम हो जाएगा सपोज़ स्कॉलर नंबर हो जाएगा, तो ये स्कॉलर नंबर इसमें भी लिखा होगा, यही स्कॉलर नंबर इसमें भी हो सकता है और इसके अंदर भी हो सकता है। अब ये स्कॉलर नंबर इस वाले टेबल के इस स्कॉलर नंबर से लिंक होगा, कनेक्ट होगा, तब जाकर के ये आपके पास रिलेशनल डेटाबेस बन जाएगा। मतलब टेबल्स का आपस में कहीं न कहीं कोई न कोई रिलेशन ज़रूर होगा, ठीक है? तो हमने जैसे यहाँ पर बात करी एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज़ के बारे में, एक पर्टिकुलर बिज़नेस के बारे में, चाहे वो आपकी स्कूल ही क्यों नहीं हो। इसी टाइप से हम बात करेंगे कि जो हमारे पास हमारा डेटा हम स्टोर करते हैं, दोस्तों वो डेटा को हम लोग 2 अलग-अलग तरीके से स्टोर कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास फाइल बेस्ड सिस्टम होता है, जबकि दूसरा हमारे पास होता है रिलेशनल डेटाबेस वाला सिस्टम। तो फर्स्ट क्या है, फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल का मतलब होता है एक ही फाइल हमारे पास होती है, जितना भी डेटा होता है दोस्तों वो हम इसी के अंदर स्टोर कर लेते हैं, चाहे वो आपके पास वर्ड की फाइल हो या एक्सेल की फाइल हो, जिसमें आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे आपकी स्कूल का जो डेटा है, मान लो आपको अपने क्लास के 20 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है, उनका नाम, उनके पापा का नाम, मम्मी का नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, साथ में उनके मार्क्स भी और साथ-साथ में उनकी बस की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी और फीस की इन्फॉर्मेशन भी। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, एक ही फाइल बनाएँगे और उस एक ही फाइल के अंदर सारे के सारे इन्फॉर्मेशन लिख करके रख देंगे। जैसे सपोज़ एक स्टूडेंट है, उसका नाम, उसके पापा का नाम, उसकी मम्मी का नाम, उसका एड्रेस, उसका आधार कार्ड नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, ठीक है? ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन, उसके मार्क्स की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उसकी फीस की इन्फॉर्मेशन हो सकती है। ऐसे ही सारे इन्फॉर्मेशन आप एक-एक करके स्टूडेंट्स की स्टोर कर देंगे। अब ये क्या होगा दोस्तों, अगर थोड़ा-सा डेटा है, 10, 20, 50, 100 रिकॉर्ड है, तब तक तो आप फिर भी इसको मैनेज कर लोगे। लेकिन जब ये डेटा आपके हज़ारों में जाएगा, तब इसको हैंडल करना आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग पहले बात करेंगे फ्लैट फाइल के बारे में और फिर हम लोग बात करेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है, तो वो होगा हमारे पास रिलेशनल सिस्टम, ठीक है? तो हम लोग यहाँ बात करेंगे फ्लैट फाइल क्या है, डेटा इज़ स्टोर्ड इन अ सिंगल टेबल। आपका जो डेटा होता है वो एक सिंगल टेबल के अंदर आपका डेटा स्टोर हो जाता है विद द प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट। आप इसको प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में भी स्टोर कर सकते हैं। द फील्ड इन द रिकॉर्ड आर सेपरेटेड यूजिंग डेलिमिटर्स, यानी कि आपका जो डेटा है वो कॉमा सेपरेटेड हो सकता है या फिर टैब सेपरेटेड भी हो सकता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा है 101 कॉमा, किसी का नाम था सपोज कि यहाँ पर हिमांशु, ठीक है? इसी टाइप से मैंने यहाँ लिखा है 98 कॉमा 97 और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन लिखता जा रहा हूँ कॉमा सेपरेटेड करके। जब आप एक्सेल में भी अपना डेटा स्टोर करते हो तो दोस्तों वहां पर भी हम अपनी CSV फाइल बना सकते हैं जिसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यू बोलते हैं और ये हमारे क्लास 12 में भी आएगी, ठीक है? इसी टाइप से हम बात कर सकते हैं जैसे टैब है, कॉमाज है, ये सब कुछ इट इज यूजुअली सुटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डेटा। अगर डेटा थोड़ा है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका डेटा बड़ा है, ठीक है, तो डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल टेबल्स, यानी कि अब आपका जो डेटा है वो कैसे स्टोर हो रहा है, तो जैसे मैंने आपसे कहा था आपके पास स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन अलग होगी, बस की इन्फॉर्मेशन अलग होगी, मार्क्स की अलग होगी, इस टाइप से आपके पास इन्फॉर्मेशन अलग अलग होती जाएगी, ठीक है? तो हम कह सकते हैं इट इज यूजुअली सुटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डेटा ये वाला, जबकि ये आपके लिए किसके लिए काम आएगा, इट इज सुटेबल फॉर मीडियम और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इसमें क्या होगा, आपके पास रिलेशनशिप होगी बिटवीन द टेबल्स बाय यूजिंग अ कॉमन फील्ड, जैसे मैंने कहा था अभी सीरियल नंबर के बेसिस पर आप रख सकते हैं या स्कॉलर नंबर के बेसिस पे या बस की कोई आईडी है तो उसके बेसिस पर, ऐसे कोई भी आईडी के बेस पर आप रख सकते हैं। हम पहले बात कर ले तो दोस्तों फ्लैट फाइल क्या है, फ्लैट बेस्ड सिस्टम जिसको आप फाइल बेस्ड सिस्टम भी बोलते हैं, फ्लैट फाइल भी बोलते हैं और फ्लैट डेटाबेस भी बोलते हैं। स्टोर ऑल द डेटा इन वन बिग फाइल, एक बड़ी फाइल आपके पास होगी, उसी में आपका डेटा स्टोर होगा। तो फाइल बेस्ड सिस्टम क्या करता है, स्टोर ऑल द डेटा इन वन बिग फाइल, एक बड़ी फाइल में डेटा स्टोर करता है। इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, देयर इज नो स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द डेटा।
और कॉमन डेटा में भी रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ, एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो आपका एक नाम है जैसे एक्स वाई और जेड, आप सभी को, ठीक है, आपके जो स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट है एक्स वाई जेड, इनको जो टीचर पढ़ा रहा है, मान लो उस टीचर का नाम है अपने पास ए इसको भी पढ़ा रहा है, इसको भी पढ़ा रहा है, इसको भी पढ़ा रहा है। ओके, ए क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, मान लेता हूँ मैं, यहाँ पर लिखा है आईपी, यहाँ पर भी लिखा है आईपी, यहाँ पर भी लिखा है आईपी। और आपके पास ये जो ए जो टीचर पढ़ा रहा है उसके कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, तो मान लो यहाँ आपने कॉन्टेक्ट नंबर, यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर, यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर लिखा है। अब हो ये रहा है दोस्तों, अगर ये टीचर स्कूल छोड़ के जाता है या ये टीचर अपने फोन नंबर अपडेट करता है, तो आपको इसमें भी चेंज करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा। इसकी बजाय आप क्या कर सकते थे, आप सिंपल सा लिखते एक्स वाई जेड, ये होते हैं आपके पास स्टूडेंट, और यहाँ पर आप क्या लिख देते, टीचर की आईडी। मान लो टीचर की आईडी है 101, यहाँ पर इस टीचर की है 101, सपोज इसकी 102 और इसकी है 103। अब एक अलग टेबल आपके पास हो, सपोज एक टेबल बना देता हूं मैं, और इस टेबल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक टीचर आईडी बना देता हूं। यहाँ पर टीचर आईडी है सपोज 101, 102, 103, उनके नाम, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, ये सब कुछ लिख सकते हैं। जैसे ही आप 101 पे जाएंगे, ये 101 का पूरा डेटा एक साथ उठा के आपको दिखा दे। ठीक है, तो आगे हम ऐसे एग्जाम्पल में देखेंगे भी। तो कह सकते हैं क्या, एक तो बड़ी फाइल में डेटा स्टोर होगा, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता और डेटा आपका रिपीटेड हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसकी लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस क्या है दोस्तों, बहुत सारा डेटा अगर हमने रखा है तो हम उस डेटा को इजीली एक्सेस तो नहीं कर पाएंगे। तो क्या है, डिफिकल्टी इन एक्सेस, एक्सेसिंग जो है स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम अ लार्ज फाइल इज टाइम कंज्यूमिंग। क्या होगा, इससे आपका टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, और इस वजह से आपको वहां पर उस, क्योंकि स्ट्रक्चर है नहीं, इंडेक्सिंग है नहीं, तो डेटा को लेने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी किसमें, फाइल बेस्ड सिस्टम के अंदर। ठीक है, फिर हम बात करेंगे डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है दोस्तों डुप्लीकेट डेटा। जैसे आपने अभी देखा था, यहाँ पर मैंने लिखा था एक्स वाई और जेड का जो टीचर का नाम था, वो नाम आपको बार बार लिखना पड़ रहा है। तो अगर एक ही जगह लिखा होता तो वो आप सभी जगह पर उसको अपडेट कर सकते थे। तो यहाँ पर क्या होगा, डेटा रिडंडेंसी होगी। मतलब क्या होगा यहाँ पर, इट रेफर्स टू स्टोरेज ऑफ सम सेम डेटा मल्टीपल टाइम। तो आप किसी डेटा को मल्टीपल टाइम लिखेंगे, यहाँ डेटा रिडंडेंसी बढ़ती है। ठीक है, जब हम यहाँ रिलेशनल डेटाबेस पढ़ रहे होंगे तो मैं बताऊंगा वहां पर रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी, वहां पर डेटा की रिडंडेंसी को कम किया जाता है। फिर आता है डेटा इनकंसिस्टेंसी। इस यहाँ पर जो है इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होगा, मल्टीपल मिसमैच कॉपी ऑफ सेम डेटा इज कॉल्ड डेटा इनकंसिस्टेंसी। मतलब हो सकता है कि आपके पास यहाँ पर एक फाइल है और उस फाइल में जैसे एक्स वाई जेड का ही डेटा ले लीजिए, और यहाँ पर हमने क्या है कि एक जगह चेंज कर दिया, मान लो एक जगह चेंज कर दिया, वो हमने सभी जगह नहीं किया। तो कहीं हमने चेंज कर दिया और कहीं हमने चेंज नहीं किया, इस वजह से क्या होगा, हमारा डेटा एकदम एक्यूरेट नहीं है, तो डेटा में इनकंसिस्टेंसी बनी रहेगी। जनरली दोस्तों अगर आप एक ही फाइल में रखेंगे, जहां कहीं पर भी आपको चेंज करना हुआ, वो फिर आपको हर जगह पे चेंज करना पड़ेगा, जो आपके लिए बड़ा मुश्किल वाला भी हो सकता है। और ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर, जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो आपके क्लास के एक स्टूडेंट की मैंने एक लिस्ट बना दी, ठीक है, PT1 की, और ये लिस्ट बना के आपके टीचर को मैंने दे दी। अब हुआ ये, आप मेरे पास है, आपने कहा सर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर गलत लिखा है या मेरा नाम की स्पेलिंग गलत लिखी है, मैंने यहाँ पर सही कर दी। अब ये जो मैंने कॉपी आपके अलग अलग टीचर्स को दी थी दोस्तों, वहां पर तो आपका वो पुराना वाला ही नाम या कॉन्टेक्ट नंबर चल रहा होगा, तो मैंने एक जगह बदल दिया, वो सभी जगह चेंज नहीं हुआ है। तो ये भी आपके पास डेटा इनकंसिस्टेंसी का एक एग्जांपल है। अगर आप एक जगह बदलते हैं तो सभी जगह बदल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, डेटा इनकंसिस्टेंसी यहाँ पर होती है। उसके बाद है डेटा आइसोलेशन। डेटा आइसोलेशन का मतलब क्या हो गया, डेटा आइसोलेशन रेफर्स टू अ सिचुएशन where data of one file cannot be mapped to other related files in the absence of linking। यानी कि अगर आपने एक फाइल पे काम किया, इस टेबल पे काम किया, इस टेबल की लिंकिंग अगर इससे नहीं है, तो दोस्तों यहाँ से डेटा तो हम ले ही नहीं पाएंगे। नहीं ले पाएंगे तो हमारा ये वाला डेटा बिल्कुल सेपरेटेड रहेगा, क्योंकि आपके पास लिंकिंग अगर होती तो ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट बन जाएगा। तो यहाँ पर डेटा आपने सब एक ही जगह रखा है, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, डेटा आइसोलेशन का इश्यू होगा ही होगा। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे डेटा डिपेंडेंस। डेटा डिपेंडेंस का मतलब क्या हो गया, इन फाइल बेस्ड सिस्टम डेटा हैज नो फिक्स फॉर्मेट। कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है हमारे पास, सो स्पेशल प्रोग्राम आर मेड टू हैंडल इट इफ द
डेटा चेंजेस क्या होगा, अगर आपने एक डेटाबेस बना दिया, मान लो एक डेटा में आपने यहाँ कुछ भी लिख दिया, अगर आप यहाँ पर कोई चेंजेस करते हो तो आपको अब उसका प्रोग्राम, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही तो होती है जो आपके डेटा को लेकर के आपको डिस्प्ले करती है। जैसे आपके स्कूल में जब आप फीस जमा कराते हो या सीबीएसई का जो रिपोर्ट कार्ड आपके सामने आता है, वो सब किसी न किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू बनते हैं और उसके बैकग्राउंड में आप कहीं ना कहीं डेटाबेस को यूज करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर फ्लैट फाइल या फाइल बेस्ड सिस्टम को यूज करेंगे, तो अगर आप अपने इस स्ट्रक्चर को बदलेंगे तो आपको प्रोग्राम को भी बदलना पड़ेगा, या प्रोग्राम में कोई चेंजेस करेंगे तो आपको स्ट्रक्चर को भी बदलना पड़ेगा। इसका मतलब है डेटा डिपेंडेंसी यहाँ पर बढ़ रही है। ठीक है। इफ द डेटा चेंजेस लाइक फॉर्मेट और साइज, अगर हम कुछ बदलते हैं, दोस प्रोग्राम स्टॉप वर्किंग अनलेस दे आर अपडेटेड टू। अगर हमने अपने इस टेबल में कोई चेंजेस किया है तो दोस्तों हमको अपने प्रोग्राम में, अपने सॉफ्टवेयर में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, अदरवाइज वो काम करना बंद कर देगा। दिस स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन डेटा एंड प्रोग्राम इज कॉल्ड डेटा डिपेंडेंसी। ठीक है। तो ये डेटा डिपेंडेंस है, इसका मतलब है कि हमारा डेटाबेस और हमारा प्रोग्राम दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आता है दोस्तों डेटा शेयरिंग सिक्योरिटी कंट्रोल इश्यू। क्या होता है दोस्तों, एक ही फाइल है, मान लो अगर मैं ऐसा कहता हूँ, एक फाइल है जिसमें आपको अपने क्लास के सभी स्टूडेंट्स के नाम और फोन नंबर लिखने हैं और दूसरी इन्फॉर्मेशन भी। अब आपने ये लिखा, हो सकता है पेपर आपने पास करा पीछे वाले को ताकि वो अपनी एंट्री कर दे, तो दोस्तों इसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो भी ऊपर वालों की अभी तक थी वो सब कहीं ना कहीं इनको दिख जाएगी। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारा डेटा किसी के साथ शेयर हो, डेटा शेयरिंग हम नहीं चाहते। यहाँ पर तो दोस्तों दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है। हम चाहते हैं कि वो किसी को पर्टिकुलर व्यक्ति को ही वो डेटा दिख सके। जैसे मान लो मैं बैंक की बात करता हूँ, तो बैंक में मैनेजर को मेरा डेटा दिख सकता है। ठीक है। मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो दिख सकता है, मुझे मेरा ट्रांजेक्शन दिख सकता है, मैं केवल मेरा देख सकता हूँ। मैनेजर जो है उस ब्रांच से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उन सभी का देख सकता है। तो इसको पावर ज्यादा है, इसको पावर कम है। उसी बैंक में किसी और बंदे का अगर अकाउंट है तो क्या वो मैं देख सकता हूँ? नहीं। क्यों नहीं देख सकता हूँ? क्योंकि मुझे क्या नहीं है दोस्तों, उसका कंट्रोल नहीं मिला हुआ है। ठीक है। मुझे उसका एक्सेस नहीं मिला हुआ है। वहाँ सिक्योरिटी, यूजर नेम, पासवर्ड, आईडी, बहुत सारी चीजें वहां पर हो सकती है। तो ये सब फाइल बेस में नहीं होता। ठीक है। विद फाइल बेस्ड सिस्टम देयर इज नो प्रोविजन टू हैव कंट्रोल ओवर डेटा एक्सेस, ऑल द डेटा इज अवेलेबल टू ऑल टाइप ऑफ यूजर। तो ये सब इसके क्या है, मिस या कह सकते हैं कि ये सब इसकी लिमिटेशंस है, ये सब इसके डिसएडवांटेज है। इस वजह से हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, यहाँ पर डेटाबेस सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस को हम लोग यहाँ आगे देखेंगे। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, डेटाबेस, या हम बात करेंगे डेटाबेस सिस्टम है। A database is an organized collection of structured information or data typically stored electronically in a computer system at a central location। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो सेंट्रल लोकेशन का हमने डेटा स्टोर कर लिया। अब हम अपने ऐप के थ्रू डेटा यहाँ पर भी ले सकते हैं, ऐप के थ्रू यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी हम लोग ऐप के थ्रू डेटा देख सकते हैं। ऐप मतलब व्हाट्सएप देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, और इन सभी के बीच में एपीआई लगी होती है। ठीक है। तो एपीआई यानी कि आपके पास हो गया एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, जिसके थ्रू डेटा दिखता है। जैसे गूगल वेदर पे आप जो देख रहे हो, क्रिकेट मैच का जो आप डेटा देख रहे हो, वो हो सकता है गूगल पे भी बता रहा हो और वही का वही डेटा आपको यहाँ पर भी बता रहा हो। तो वो सब क्या होते हैं, आपके पास एपीआईज होते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। इसी टाइप से अगर हम बात करें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या है दोस्तों, बेसिकली डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ डेटाबेस एंड सॉफ्टवेयर। इसमें हमारा एक डेटाबेस होगा और साथ में हमारा एक सॉफ्टवेयर होगा जो इसको पूरा हैंडल करेगा। दैट मेंटेन द डेटाबेस एंड अलाउज यू टू स्टोर, जिसमें आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो और डेटा को आप रिट्रीव कर सकते हो। और कैसे, डेटा इन अ वैरायटी ऑफ वेज, अलग अलग तरीकों से आप उसमें डेटा को स्टोर कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो या रिट्रीव कर सकते हो। उसके अलावा मैनिपुलेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ये सारे काम कौन करके देता है आपको, यहाँ पर डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे माई एसक्यूएल है या लिब्रे ऑफिस का बेस है आपके पास, ओपन ऑफिस का बेस है, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस है, ये सब आपके पास एग्जाम्पल किसके हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर के। कुछ एग्जाम्पल है जैसे ओरेकल। ठीक है। तो ओरेकल एक कंपनी है जिसके थ्रू उसका एक सॉफ्टवेयर भी आता है जिसका नाम क्या है, ओरेकल। ऐसे ही दोस्तों एक DB2 आता है, एक सॉफ्टवेयर जो बनाया हुआ है आईबीएम के थ्रू, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, उसने इसको बनाया हुआ है। ऐसे ही दोस्तों एक एसक्यूएल सर्वर है जिसको बनाया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। ऐसे ही पोस्टग्री एसक्यूएल आता है। ऐसे ही दोस्तों माई एसक्यूएल आता है। माई एसक्यूएल जो है वो पहले इंडिविजुअल बना था, उसके बाद इसको सन माइक्रो सिस्टम ने एक्वायर किया और सन माइक्रो सिस्टम को परचेस कर लिया ओरेकल ने। ठीक है। इसी टाइप से हम बात कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस बेस है, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, साइबेस है। ऐसे बहुत सारे आपके पास सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स है जो हमने यहाँ पर अभी देखे हैं।
इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे एडवांटेज क्या है डीबीएमएस के, जो वहाँ डिसएडवांटेज थे वो सब यहाँ पर आपके पास एडवांटेज बन चुके हैं। जैसे हम बात करेंगे डेटाबेस क्या करता है, रिड्यूस द डेटा रिडंडेंसी, डेटा की डुप्लीकेसी को रिड्यूस करता है। ध्यान रखना दोस्तों, ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, डीबीएमएस का एडवांटेज क्या होता है। तो क्या होता है, एक तो डेटा रिडंडेंसी को क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिडंडेंसी मतलब मैंने आपको कह दिया था, जो डुप्लीकेट डेटा है, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल लिया था क्लास टीचर के लेकर के, या कोई भी एक टीचर, सब्जेक्ट टीचर जिसका फोन नंबर रिपीट हो रहा है, जिसका नाम रिपीट होता जा रहा है, तो वो चीजें आप यहाँ पर नहीं करेंगे, ओके, क्योंकि हमारा डेटा सेपरेट सेपरेट फाइल्स में स्टोर होगा। उसके बाद डेटाबेस कैन कंट्रोल डेटा इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या हो गया, एक जगह पे चेंजेस करेंगे तो सभी जगह पर चेंज हो जाएगा, उसको यहाँ पर कंट्रोल भी किया जाता है, ठीक है। इसी टाइप से डेटाबेस फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा, वो डेटा किसके साथ शेयर करना और कितना डेटा शेयर करना है वो हम यहाँ डीबीएमएस में देख सकते हैं। उसके बाद है आपके पास एनफोर्स स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो हमारा डेटाबेस का टाइप है वो हम यहाँ पर फाइल फिक्स कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इंटीजर डेटा आना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास फ्लोट डेटा आना चाहिए, या फिर यहाँ पर केवल हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज हो, इसमें केवल मेल और फीमेल ही हम लिख सके और कुछ नहीं लिख सके। जैसे पासवर्ड होता है तो 10 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 8 से कम नहीं होना चाहिए, अंडरस्कोर आना ही आना चाहिए। ये सारे के सारे जो रूल्स हैं, ये सारे के सारे जो स्टैंडर्ड है वो हम यहाँ फॉलो करवा सकते हैं। इसके अलावा कह सकते हैं डेटा सिक्योरिटी है, मतलब यूजर नेम है हमारे पास यहाँ पर, और हम लोग यहाँ पर पासवर्ड लगा सकते हैं। इसी टाइप से हम कह सकते हैं डेटा डिपेंडेंस, तो डेटा डिपेंडेंस जो है उसको भी यहाँ पर इंश्योर किया जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत सारे आपके पास एडवांटेज हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे, कुछ एप्लीकेशंस जो है प्रैक्टिकली अगर हम देखें, मान लो मैं एक डेटाबेस बना रहा हूँ, किसके लिए दोस्तों, बैंकिंग के लिए। तो एक बैंकिंग डेटाबेस के लिए मुझे क्या क्या कॉलम के नाम पता होनी चाहिए। जैसे मान लो आपकी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको कहता हूँ कि एक लिस्ट बनाओ जिसमें मुझे स्टूडेंट का नाम, उसके हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ्स के, साइंस के नंबर मुझे स्टोर करवाने हैं, या आपके पर्टिकुलर स्ट्रीम, जैसे आप आईपी के हैं तो आईपी के जो स्टूडेंट हैं उनकी पर्टिकुलर स्ट्रीम कौन सी है, उनके मार्क्स क्या क्या आ रहे हैं, उन सब की एक लिस्ट बनानी है। तो वैसे ही हम यहाँ पर क्या बात करेंगे, सम एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस। ये एग्जाम में कई बार बहुत इजी वे में एक आध नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। मतलब अगर इजी पैटर्न रखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछ लेंगे। जैसे अगर आप बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो हमारे पास एक टेबल होगी, सपोज जिसका नाम है कस्टमर अकाउंट, ठीक है। मान लो मैंने एक टेबल बनाई, अब इस टेबल में कौन कौन से मैं कॉलम रख सकता हूँ। तो मैं क्या रखूंगा दोस्तों, कस्टमर की आईडी, कस्टमर का नाम क्या है, उसके अकाउंट का नंबर क्या है, अकाउंट का टाइप क्या है, उसका भी बैलेंस कितना बचा हुआ है, आईएफएससी कोड क्या है, और हमारे कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। ऐसे ही अगर मैं हॉस्पिटल या हेल्थ केयर से रिलेटेड बात करूंगा, तो मान लो मेरे पास एक टेबल है जिसका नाम है पेशेंट रिकॉर्ड, जिसमें पेशेंट आईडी है, नेम है, एज है, जेंडर है, डायग्नोसिस है, एडमिट डेट है आपके पास, या फिर डॉक्टर असाइन कॉल हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करके रख सकते हैं एक टेबल में। अगर हम एजुकेशन की बात करें, स्कूल की बात करें, तो हमारे पास सपोज एक टेबल हो सकती है जिसका नाम है स्टूडेंट इन्फो, जिसमें हम स्टूडेंट की आईडी, नेम, क्लास, रोल नंबर, सेक्शन, मार्क्स या अटेंडेंस स्टोर करना चाहते हैं। ऐसे ही दोस्तों हमारे पास ई कॉमर्स की वेबसाइट हो सकती है, मान लो ऑर्डर डिटेल नाम की हमारे पास एक टेबल है, तो उसमें ऑर्डर आईडी क्या है, कस्टमर की आईडी क्या है, प्रोडक्ट आईडी क्या है, क्वांटिटी क्या है, ऑर्डर की डेट क्या है, उसकी प्राइस क्या है, शिपिंग का स्टेटस क्या है, ये सब हम लोग यहाँ देख सकते हैं। रेलवे या ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के बात करेंगे तो दोस्तों मान लो ट्रेन रिजर्वेशन का आ गया, तो हमारे पास टिकट की आईडी क्या है, ट्रेन नंबर क्या है, पैसेंजर का नेम क्या है, जर्नी डेट क्या है, सीट नंबर क्या है, सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, ये सब का कुछ आता है यहाँ पर। इसी टाइप से दोस्तों होटल मैनेजमेंट देख सकते हैं। जैसे होटल मैनेजमेंट में हमारे पास रूम की बुकिंग होती है, तो हम क्या देख सकते हैं, जैसे कि बुकिंग आईडी क्या है, कस्टमर नेम क्या है, रूम नंबर क्या है, ये सब कुछ उस पर्टिकुलर टेबल से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन होगी हमारे पास, ठीक है। जैसे चेक इन कब किया है, चेकआउट कब किया है, अमाउंट क्या है, पेटीएम का, सॉरी, पेमेंट का स्टेटस क्या है हमारे पास। ऐसे ही गवर्नमेंट से रिलेटेड जैसे आधार कार्ड या आईडी रिकॉर्ड अगर हम लोग करवा रहे हैं, जैसे सिटीजन डिटेल हो गई, तो उसमें आधार नंबर क्या है, नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर, जेंडर, नेशनलिटी, ये सब कुछ अगर हम चाहते हैं तो स्टोर करवा सकते हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट या बुक इशू अगर हमने करवाई, एक टेबल है हमारे पास बुक इशू, तो बुक आईडी, बुक टाइटल, मेंबर आईडी या इशू डेट, रिटर्न डेट, फाइन, ये सब कुछ हम लोग स्टोर करा सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपके एग्जाम में कुछ पूछ लिया जाता है तो आप अपने मन से भी इसमें आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो शायद हमको सभी को अब तक समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है कन्वर्टिंग फाइल सिस्टम टू डीबीएस।
ठीक है, अभी हमने क्या करा था, एक फाइल सिस्टम बनाया था, और अगर हमारे पास फाइल सिस्टम है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको डीबीएमएस में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लिमिटेशंस थे और उसके जो डिसएडवांटेज थे वो कहीं ना कहीं डीबीएमएस के एडवांटेज थे। जैसे मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे अभी हमने देखा था, मान लो कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिसकी आईडी है 120 334 या ऐसे कुछ भी नाम है दोस्तों, तुषार, लवीना, वैभव, बबीता, योगिता, उनकी क्लास है 12th 11th 10th 9th 8th, उनका एड्रेस भी हमारे पास है, उनका फ़ोन नंबर भी हमारे पास है। ये सारे इन्फॉर्मेशन तो एक्चुअल में किससे रिलेटेड है दोस्तों? स्टूडेंट से रिलेटेड। लेकिन अगर हम बात करें इधर वाली इन्फॉर्मेशन, तो उसमें क्या आ रहा है, टीचर आईडी है, जैसे 01, 02, ये फिर से 01 है। मतलब यहाँ पर वैभव को भी वही टीचर पढ़ा रहा है जो तुषार को पढ़ा रहा है। अब वैभव जो है वो 10th क्लास का था और तुषार 12th क्लास का। 101, 101। मिस पल्लवी जो भी है, मिसेस पल्लवी यहाँ भी है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर। अब ऐसे ही ये आईडी नंबर 3 है, टीचर आईडी 2 है, जिनके नाम, कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें पल्लवी की स्पेलिंग गलत हो, कॉन्टैक्ट नंबर गलत हो, तो मुझे यहाँ पर अगर ऐसे हज़ारों रिकॉर्ड है, सभी जगह जाके बदलना पड़ेगा। ये क्या है इसके डिसएडवांटेज। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस फाइल सिस्टम को बदल देते हैं डीबीएमएस में। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि वो डेटा जो टीचर से रिलेटेड है वो हम अलग कर लेते हैं, और वो डेटा जो स्टूडेंट से रिलेटेड है हम वो अलग कर लेते हैं। तो एक टेबल ये हो गई और एक टेबल ये हो गई, इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा हमारे पास, टीचर आईडी। यानी कि इसमें भी हमको पता चल जाएगा तुषार को कौन टीचर पढ़ा रहा है, और हम इस वाली टेबल में देख सकते हैं कि 01 आईडी पे कौन है। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे ये रही एक आपके पास टेबल, इस टेबल का नाम मान लेता हूँ मैं, क्या है दोस्तों, स्टूडेंट, और ये आपके पास क्या हो गई, टीचर डिटेल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन हो गई सेपरेट, और यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन हो गई आपके पास सेपरेट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने अलग टेबल में रखी है, और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने एक अलग टेबल पर रखी है। आई थिंक दोनों आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, हमने क्या करा है दोस्तों, इससे पहले हमारे पास ये जो डेटा जो एक साथ था, हमने उस डेटा को सेपरेट कर लिया है। कैसे किया है, फाइल सिस्टम को डीबीएमएस में बदलने के लिए हमने क्या कर दिया, कॉमन कॉलम ले लिया है, और जो डेटा जिस टेबल से रिलेटेड है उसमें हमने अलग अलग कर दिया, और एक कॉमन कॉलम रखा है। वो कॉमन कॉलम यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास क्या आ गया, टीचर आईडी, और यहाँ पर भी क्या आ गया आपके पास, टीचर आईडी, जिसके बेस पर आप डेटा इजीली फैच कर सकते हैं। जैसे अगर मैं पूछता हूँ आपको कि बताओ भाई बबीता को कौन पढ़ाता है, तो आप कहाँ जाएंगे, 03 पे, और 03 पे आप इधर आके बोलेंगे मिस्टर सुरेश बबीता को पढ़ाते हैं। इसी टाइप से दोस्तों हम बात करेंगे कुछ यहाँ पर पॉइंट्स को लेकर के, जो कि फाइल सिस्टम को डीबीएमएस में बदलने से रिलेटेड है। ठीक है, तो टू चेंज फ्रॉम फ्लैट फाइल टू रिलेशनल डेटाबेस, रिमेंबर क्या याद रखना है कि रिलेशनल डेटाबेस डू नॉट कीप ऑल डेटा इन वन टेबल, क्योंकि डेटा आपको सेपरेट सेपरेट रखना है, तो इसमें सारा डेटा एक ही टेबल में नहीं रखना है। रिपीटेड डेटा, जो डेटा रिपीट हो रहा है, जैसे टीचर की इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, रिपीटेड डेटा इज स्टोर्ड इन अ सेपरेट टेबल टू अवर डुप्लीकेशन। ठीक है, और थर्ड है, दीज सेपरेट टेबल्स आर कनेक्टेड यूजिंग अ कॉमन फील्ड, जैसे अभी हमने किया था। अब हम यहाँ बात करने वाले हैं अपने डीबीएमएस के कुछ की कॉन्सेप्ट्स को लेकर के। की कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या हो गया दोस्तों, तो हम कह सकते हैं की कॉन्सेप्ट रेफर्स टू द एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि आप जब अपना एक डेटाबेस बनाते हैं तो उस डेटाबेस को समझना, उसकी डिजाइन को समझना, उसमें काम हम लोग किस तरीके से करते हैं, इन्हीं सभी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, की कॉन्सेप्ट। मतलब डेटाबेस को कंप्लीटली समझना, डेटाबेस में इंटरनली काम कुछ किस तरीके से होता है, उसके जो कीवर्ड है वो आखिर क्या कुछ है, ये हम लोग यहाँ अभी डिस्कस करेंगे। तो कुछ मेन आपके पास में जो डीबीएमएस के की कॉन्सेप्ट्स हैं और उनकी जो मीनिंग्स हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है दोस्तों डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस स्कीमा आखिर है क्या? डेटाबेस स्कीमा का मतलब होता है इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर। हमारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी जो डिजाइन है वो कुछ कैसी है, तो इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर और द डिजाइन ऑफ अ डेटाबेस। हमने जब डेटाबेस बनाया है तो उसकी डिजाइन कैसी होगी, उसका स्ट्रक्चर, इसका मतलब हो गया उसके अंदर जो उसकी साइज क्या है, उसकी किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 10 कैरेक्टर डाल सकते हैं या 20 कैरेक्टर डाल सकते हैं, ये सब कुछ कंप्लीट आपके डिजाइन में आती है। तो क्या क्या कुछ चीजें हो सकती है स्ट्रक्चर में वो देख लेते हैं। इट रिप्रेजेंट्स डेटाबेस टेबल। हम क्या देख रहे हैं, डेटाबेस जब हम लोग बना रहे हैं तो उस डेटाबेस के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ टेबल्स जो होती है, उन टेबल्स का स्ट्रक्चर क्या कुछ होगा,
ठीक है, टेबल्स क्या है, टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, टेबल का स्ट्रक्चर मतलब उसके अंदर टेबल के फील्ड्स, फील्ड्स का मतलब होता है कॉलम्स। ऐसे ही वो जो कॉलम्स है उनके टाइप क्या है, जैसे किसी में आप इंटीजर वैल्यू डालेंगे, किसी में फ्लोट वैल्यू डाल सकते हैं, किसी में आप कैरेक्टर डाल सकते हैं, किसी में बूलियन टाइप का डेटा डाल सकते हैं। फिर आता है उसकी साइज, जैसे मैक्सिमम आप 2 कैरेक्टर डाल सकते हैं, जैसे मेल फीमेल में एम और एफ डालना है तो केवल 1 कैरेक्टर आएगा, लेकिन नाम स्टोर करना है तो शायद 20-30 कैरेक्टर आ जाए, एड्रेस करना है तो सपोज 50 कैरेक्टर तक आना चाहिए। तो वो सब उसकी साइज कहलाती है। इसी टाइप से उसका फॉर्मेट क्या कुछ रहेगा और अदर जो कुछ रूल्स हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, टेबल का स्ट्रक्चर। तो टेबल और टेबल के स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डेटाबेस का स्कीमा, ठीक है, अलोंग विद देयर इंटर टेबल रिलेशनशिप। मतलब एक टेबल जब दूसरे टेबल के साथ लिंक होती है तो वो आपके पास रिलेशनशिप कहलाती है। तो वो कुछ कैसी है, स्कीमा को आप यहाँ पर विजुअल और लॉजिकल आर्किटेक्चर ऑफ अ डेटाबेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्कीमा इज ऑल्सो कॉल्ड विजुअल आर्किटेक्चर भी बोल सकते हैं और लॉजिकल आर्किटेक्चर भी आप इसको बोल सकते हैं। इसी टाइप से अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास आएगा वो है इंस्टांसेस। या इंस्टांसेस का मतलब है हमारे डेटाबेस के अंदर कितना डेटा है। जैसे आपकी क्लास में अभी सपोज 10 स्टूडेंट्स हैं, 4 दिन बाद 2 स्टूडेंट और ऐड हो जाते हैं तो इस बार हो गए 12। हो सकता है 2-4 दिन बाद एक ने टीसी कटा ली, 5 और जुड़ गए। तो ये क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम पर चेंज हो रहा है, कहीं बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है। तो आपके डेटाबेस के अंदर हो सकता है कि आप उसमें एक नया रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं। कुल मिला के ऐड या डिलीट को लेकर अगर अपन बात करें तो वो नंबर ऑफ वैल्यूज या नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो है वो चेंज होंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। तो वो आपके पास क्या कहलाएगा यहाँ पर, इंस्टांस। तो यहाँ कह सकता है डेटाबेस इंस्टांस इज द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस एट द करंट मोमेंट। अभी उसके अंदर जो है वो 5 रिकॉर्ड हो सकते हैं। हो सकता है 2 दिन बाद देखूंगा तो 3 रिकॉर्ड हो सकते हैं। हो सकता है कि आप 2 दिन बाद और देखेंगे तो उसके अंदर जो है वो 8 रिकॉर्ड हो सकते हैं। जैसे अभी मेरे यूट्यूब पे हो सकता है सब्सक्राइबर जो है वो कम है। हो सकता है 4 दिन बाद 2 आप और बढ़ जाएं उसके अंदर सब्सक्राइबर, या 2 और कम भी हो सकते हैं। तो ये जो आपका रिकॉर्ड है ये चेंज होता है टाइम टू टाइम, ठीक है। दिस डेटा यानी कि जिसको आप क्या बोल रहे हैं, इंस्टांस कह सकते हैं। दिस डेटा कीप्स चेंजिंग व्हेनेवर वी ऐड, जब भी हम उसमें एक नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं, कोई रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं, किसी को अगर हम डिलीट करते हैं तो हमारा इंस्टांस बदल रहा है, ठीक है। इसी टाइप से हम बात करेंगे इस बार मेटा डेटा के बारे में। तो मेटा डेटा और हम एक और वर्ड पढ़ेंगे, डेटा डिक्शनरी। मेटा डेटा का मतलब होता है हमारे पास में यानी कि डेटा अबाउट डेटा। जैसे अगर मैं आपको एक टेबल बना के देता हूं जिसमें मैं आपसे कहता हूं कि आप इस पर्टिकुलर कॉलम जिसका नाम है सपोज रोल नंबर, इसमें आप न्यूमेरिक वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे रोल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, ऐसा कुछ। तो ये तो क्या हो गया, हमारा एक कॉलम, उसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। लेकिन इस डेटा को या इस 1 को या 2 को स्टोर करने के लिए बैकग्राउंड में भी तो इसका कोई डेटा टाइप होगा। तो सपोज इसका डेटा टाइप हो गया आपके पास इंटीजर। मतलब ये जो 2 स्टोर कर रहे हैं, मान लो आपके पास आपकी ईमेल आईडी है, ठीक है, जैसे xyz@gmail.com। तो ये तो क्या हो गया हमारा डेटा, लेकिन ये डेटा खुद किस टाइप का होगा, ये कैरेक्टर टाइप का होगा। मैक्सिमम इसमें 50 कैरेक्टर होने चाहिए। इसमें वैल्यू आपके पास एम्प्टी हो सकती है या नहीं हो सकती है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो डेटा के बारे में जो और आपका डेटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटा डेटा। मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा। इट गिव डिटेल अबाउट द डेटा इन अ टेबल, लाइक द कॉलम नेम, कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का टाइप क्या है, उसमें टेक्स्ट टाइप का आएगा या डेटा या इंटीजर टाइप का आएगा, उस कॉलम के अंदर कितना डेटा, उसकी साइज क्या, उसके कुछ रूल्स, ये सब हमारे पास मेटा डेटा की कैटेगरी में आता है। दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स द डीबीएमएस अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल द डेटा। इसकी वजह से हम अपने डेटाबेस को और अच्छे से समझ सकते हैं। ऑल दिस मेटा डेटा इज स्टोर्ड इन अ स्पेशल प्लेस कॉल्ड द डेटा डिक्शनरी। यानी कि ये जो आप डेटा स्टोर करवा रहे हैं, डेटा किस में स्टोर हो रहा है, हमारा टेबल में। अब ये जो टेबल का फॉर्मेट है, ये टेबल के खुद का जो डेटा है वो किस में स्टोर होता है, तो हम कह सकते हैं कि ऑल दिस मेटा डेटा इज स्टोर इन अ स्पेशल प्लेस कॉल्ड डेटा डिक्शनरी। अब डेटा डिक्शनरी क्या क्या स्टोर करता है, तो डेटा डिक्शनरी स्टोर टेबल एंड कॉलम नेम। आपके टेबल का नाम क्या है, ठीक है। एक्चुअल डेटा तो क्या था आपका, जैसे रोल नंबर 5 है, उसमें स्टूडेंट का नाम, उसकी ईमेल आईडी। लेकिन वो डेटा किस में स्टोर हो रहा है, उस टेबल का नाम क्या है, उसके कॉलम का नाम क्या है, ठीक है, उसके कॉलम के डेटा का टाइप क्या होगा, कॉलम की साइज क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या, उसके रूल्स, यानी कि नल वैल्यू हो सकती है, नहीं हो सकती, यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, डिफॉल्ट वैल्यू कुछ होनी चाहिए, ठीक है। और इस डेटा को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, जैसे यूजर कर सकता है या कोई दूसरे और लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। स्पेस यूज्ड बाय टेबल,
ये बैकग्राउंड के अंदर सपोज 5 केबी की या 50 केबी की फाइल है या 50 एमबी की फाइल है, ये सब कुछ आपके पास जिस जगह पर स्टोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा डिक्शनरी। समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से नेक्स्ट हम बात करेंगे डेटा कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है यहाँ पर कुछ रूल्स, या बेसिकली कहें तो हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे हो सकता है जब मैं यहाँ पर अपना डेटा स्टोर कर रहा हूँ, जैसे रोल नंबर मुझे याद नहीं, लेकिन मैं नाम XYZ लिखता हूँ, उसकी ईमेल XYZ, ठीक है, @gmail.com लिखता हूँ, लेकिन रोल नंबर मुझे याद नहीं। तो क्या रोल नंबर मैं एम्प्टी छोड़ सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों रोल नंबर आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। इसका मतलब इसके लिए एक रूल है, वो क्या है? नॉट नल। नल का मतलब होता है एम्प्टी छोड़ना, ब्लैंक, कुछ भी नहीं, खाली। तो नॉट नल क्या, आपके पास एक टाइप का कंस्ट्रेंट्स है। हो सकता है हमारे पास एक कंट्री नाम का कॉलम होता और उस कंट्री के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या लिखा होता हमारे पास? इंडिया। ठीक है, मतलब और अगर हम कुछ चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसने इंडिया लिखा हुआ है। जब हम फोन नंबर लिख रहे होते तो आपने देखा होगा आगे +91 ऑलरेडी लिखा होता है। इसकी जगह अगर आप चाहें तो बदल सकते हैं, लेकिन ये क्या है? डिफॉल्ट है। अगर आप अपनी स्कूल का कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, स्कूल के बेसिस पर कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, स्कूल वाले जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें फ़ोन नंबर जो होंगे वो स्कूल के उन्होंने पहले से ही डाल रखे होते हैं। तो स्कूल का फ़ोन नंबर ही होगा, स्कूल की ईमेल आईडी ही होगी, स्कूल का एड्रेस ही होगा या स्कूल की इन्फॉर्मेशन होगी। बस आप अपना नाम, पेरेंट्स का नाम, आपके आधार या जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है वो आप डाल के आपका फॉर्मेट जो भी वो आपका फॉर्मेट है, फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म, वो आप फिल कर देते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन जो पहले से फिक्स है, इसको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? डिफ़ॉल्ट वैल्यू। कुछ डिफ़ॉल्ट होता है, कुछ यूनिक होता है। यूनिक का मतलब है अगर एक स्टूडेंट का रोल नंबर 101 है, तो दूसरे का 102, 103, 104 हो सकता है, किसी का वापस 101 नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो यूनिक होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे अलग-अलग टाइप के कंस्ट्रेंट्स हमारे पास होते हैं। तो डेटा कंस्ट्रेंट्स क्या है? डेटा कंस्ट्रेंट्स आर रूल्स अप्लाई टू द डेटा इन अ डेटाबेस टू मेक श्योर दैट द डेटा इज करेक्ट। ठीक है, डेटा को कि ये डेटा हमारा बिल्कुल करेक्ट है, इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। डेटा हमारा कंप्लीट है, कोई एम्प्टी नहीं छूटा हुआ है, और डेटा हमारा मीनिंगफुल है। ठीक है, दीज रूल्स हेल्प स्टोर ओनली वैलिड एंड नीडेड डेटा। जो डेटा चाहिए बस वही आप देखते हैं। इसमें हमारे पास अलग अलग टाइप के कंस्ट्रेंट्स है। जैसे एक कंस्ट्रेंट्स है हमारे पास नॉट नल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, पहला है नॉट नल, मतलब आप उसमें एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। जैसे मैंने आपसे कहा था अभी कि आपके पास जो है वो जेंडर स्टोर करने का ऑप्शन है सपोज, तो इसमें या तो आएगा मेल या आपके पास आएगा फीमेल, हो सकता है थर्ड जेंडर भी इसमें ऑप्शन डाल रखा हो, लेकिन इनमें से आपको एक सेलेक्ट तो करना ही करना पड़ेगा, आप खाली नहीं छोड़ सकते। आप जब कभी गूगल फॉर्म फिल करते हैं तो आपने देखा होगा उसके आगे एक स्टार बना आता है, इंस्टाग्राम पे भी, और आप जो दूसरे ऐप वगैरह यूज करते हो उसमें स्टार होता है, मतलब ये डेटा तो डालना ही डालना है। इसका मतलब अगर आप ये नहीं डालेंगे तो डेटा स्टोर ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें बैकग्राउंड में क्या फॉर्मेट लगा रखा है? नॉट नल कंस्ट्रेंट्स को यूज किया है। तो ये क्या कह रहा है? दिस द फील्ड कैन नॉट बी लेफ्ट एम्प्टी, एम्प्टी नहीं रह सकता। फिर आता है प्राइमरी की। प्राइमरी की जो है वो दो चीजों से मिलके बना है, मतलब एक होता है आपके पास नॉट नल और एक होता है यूनिक। इन दोनों से मिलके आपके पास बनता है प्राइमरी की। पहले हम बात करते हैं यूनिक को लेके। यूनिक का मतलब है ऑल वैल्यूज इन द कॉलम मस्ट बी डिफरेंट। जैसे मैंने कहा था 101, 102, 103, 102 वापस नहीं आ सकता, क्योंकि ये हमारा डेटा यूनिक होना चाहिए। और आप इसको एम्प्टी भी नहीं छोड़ सकते, फिर 105 आप करें तो ये आपका एम्प्टी भी नहीं हो सकता। एम्प्टी तो समझ में आ गया होगा, नॉट नल और यूनिक भी समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं नॉट नल और एम्प्टी दोनों, ठीक है, नॉट नल वाला भी कॉन्सेप्ट चलाना है और यूनिक वाला भी चलाना है, तो उस केस में आप यहाँ पर यूज क्या कर सकते हैं? प्राइमरी की। प्राइमरी की बेसिकली आपके पास एक की होती है जो ये बताती है कि हमारे इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर, सपोज मैंने इस वाले कॉलम को प्राइमरी बना दिया, तो ये वाली जो वैल्यू है इसके बेसिस पर जो भी वैल्यू आपने इस पर्टिकुलर रो के अंदर डाल रखी है, इसके बेस पर आप एक यूनिक रिकॉर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपका जो नाम है, हो सकता है आपके नाम से रिलेटेड वो कोई और स्टूडेंट भी आपके स्कूल में हो। अगर फीस जमा करनी है तो केवल नाम से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपका एनरोलमेंट नंबर या स्कॉलर नंबर या जो भी सीरियल नंबर, जो भी आपका एक पर्टिकुलर नंबर है वो आपको बताना पड़ेगा, जिसके बेसिस पर आपके स्कूल की फीस ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा होती है। ठीक है, तो ये आपका जो रोल नंबर है या आपका जो स्कॉलर नंबर है, वो सब क्या कहलाता है? यहाँ पर प्राइमरी की कहलाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी कीज होती है, लाइक प्राइमरी की, कंपोजिट की या अल्टरनेट की या फॉरेन की, वो आगे हम और कीज को डिस्कस करेंगे। यूनिक मैंने आपको बता दिया, चेक।
चेक का मतलब है आप कोई वैल्यू डाल रहे हैं। जैसे मान लो आपको ना कुछ डेटा स्टोर करना है। जैसे मान लो जब हम लोग कॉपीज़ चेक करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन होता है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है मान लो। इस 3 में से मैक्सिमम नंबर कितने आ सकते हैं 3 और मिनिमम कितना आ सकता है 0। तो मैं गलती से -2 या फिर इसके अंदर 4 स्टोर नहीं कर सकता। तो एक रेंज है। जो भी आप डेटा इसमें स्टोर करोगे 2 डाल दो तो चलेगा, 1 डाल दो चलेगा, 0 डाल दो चलेगा, 3 डाल दो चलेगा, 4 डालोगे तो एरर आ जाएगी, नहीं चलेगा। तो चेक का मतलब क्या है, सेट्स अ कंडीशन दैट डेटा मस्ट सैटिस्फाई। आपने पहले चेक में बता रखा है कि अगर एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 है तो ही ले सकता है। अगर आपने उसमें एज 15 डाल दी तो नहीं लेगा, स्टोर ही नहीं करेगा। ठीक है, तो वो सब क्या है, चेक। चेक कंस्ट्रेंट से आप ये कोई वैल्यू को चेक कर सकते हैं। इसी टाइप से डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट मैंने आपको अभी बताया था कि आप कोई फिक्स्ड वैल्यू रखना चाहते हैं जो पहले से हो। अगर आप कुछ चेंज नहीं करेंगे तो वो पहले वाली वैल्यू ही रहेगी। तो आप डिफ़ॉल्ट चूज़ कर सकते हैं। और एक आता है फॉरेन की। फॉरेन की का मतलब आपके पास होता है, एक टेबल है आपके पास, सपोज़ एक और टेबल है आपके पास, ठीक है? ये जो टेबल है वो है स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है और ये है आपके पास बस की इन्फॉर्मेशन है। बस की इन्फॉर्मेशन में हमारे पास क्या है, बस की आईडी है, ठीक है? मान लो आईडी है, स्टूडेंट का नेम है या नेम नहीं भी है, मान लो मंथ की जो डिटेल चल रही है। इसमें हमारे पास एक बीआईडी भी है। बीआईडी हो सकता है बस आईडी हो या एक एसआईडी हो सकता है जो स्टूडेंट की आईडी हो। सपोज इसके अंदर भी हमारे पास एक एसआईडी है, तो इस आईडी से इस आईडी को आप मैच करके डेटा को फैच कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या बोल रहे हैं, फॉरेन की। फॉरेन की का मतलब क्या हो गया, दो अलग अलग टेबल्स हैं आपके पास और दो टेबल्स के बीच में आपके पास कोई एक कॉमन कॉलम होगा जिसके बेसिस पर आप डेटा को एक्सेस या फैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ अभी हम लोगों ने यहाँ पर डेटा कंस्ट्रेंट्स को डिस्कस किया। फिर आता है दोस्तों हमारे पास यहाँ क्वेरी। क्वेरी का मतलब होता है कमांड। कमांड जैसे आप सेलेक्ट क्वेरी लिखते हैं, इंसर्ट क्वेरी, जो नेक्स्ट चैप्टर पूरा हमारा उसी के बेसिस पर है। ठीक है, तो कमांड यानी कि क्वेरी है। अलग अलग टाइप की क्वेरी हम डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास होती है डीडीएल कमांड होता है जिसको डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज बोलते हैं। एक डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। तो ऐसे हमारे पास कमांड्स है। इसके अंदर फिर से अलग अलग टाइप के कमांड होते हैं। जैसे आपको डेटा को सेलेक्ट करना है। अगर हमारे पास जैसे मान लो आपकी स्कूल में आपने कितनी फीस जमा करवा रखी है, मुझे ये देखना है, डेटाबेस में से डेटा मुझे निकालना है। निकालने के लिए दोस्तों मेरे पास यहाँ पर एक क्वेरी है जिसको हम बोलते हैं सेलेक्ट क्वेरी। ठीक है, क्या है हमारे पास, सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट क्वेरी से क्या करते हैं, हम लोग डेटा को निकालते हैं। तो ये रहा हमारे पास क्वेरी कैन बी आइदर अ सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट क्वेरी से हम क्या करेंगे, डेटा को फैच करेंगे, डेटा को निकालेंगे। लेकिन अगर हमको उसमें डेटा इंसर्ट करना है, मान लो आपने एक और इंस्टॉलमेंट जमा करा दी, तो क्या होगा, एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। आप अपडेट करना चाह रहे हैं, आपका फ़ोन नंबर बदलना है, एड्रेस बदलना है, ईमेल आईडी बदलनी है, तो आप क्या कर रहे हैं, डेटा को अपडेट कर रहे हैं। आप अगर उस डेटा को डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स की टीसी हो गई, तो अब हम उसके क्लास के अटेंडेंस रजिस्टर में से उसका नाम हटाना चाहते हैं तो डिलीट क्वेरी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो भी आप अपने कोई भी लाइक आप फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी यूज़ करते हैं, उसमें से जब आप किसी भी रिकॉर्ड को पर्टिकुलर डिलीट करते हैं, राइट साइड में किया, डिलीट बटन पे क्लिक किया, तो उससे क्या होगा, डेटा डिलीट हो जाता है। बैकग्राउंड में उसके लिए हमारे पास कमांड या क्वेरीज होती है। मतलब डेवलपर क्या करता है, क्वेरी लिखता है, जैसे डिलीट क्वेरी है। आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे अगले चैप्टर में, सारी की सारी क्वेरीज मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो क्वेरी क्या हो गया, क्वेरी इज अ कमांड है दैट रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस और स्टोर ऑन अ सर्वर। उसके बाद हम कहेंगे क्वेरी इज यूजुअली रिटन इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में हमारी क्वेरी लिखी जाती है। एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, स्पेशल टाइप ऑफ लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू हम अपनी क्वेरीज को लिखते हैं। क्वेरी जो है आपके पास सेलेक्ट क्वेरी भी हो सकती है, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट क्वेरी भी हो सकती है। फिर हम बात करेंगे सेलेक्ट क्वेरी जो होती है वो क्या है। सेलेक्ट क्वेरी रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। मतलब इस टेबल में से आपको कुछ डेटा निकाल के लाना है। उन स्टूडेंट्स का डेटा दिखाना है जिसके मार्क्स 50% से ज़्यादा है, या उन स्टूडेंट्स का डेटा दिखाना है जिनकी पिछले 3 महीने से फीस जमा नहीं हुई है। तो ये कंडीशंस है जिसके बेसिस पर आप डेटा देख रहे हो, निकाल रहे हो। ठीक है, और एन एक्शन क्वेरी चेंजेस अपडेट एंड ऐड डेटा। एक चीज को अच्छे से देखिएगा, एक सेलेक्ट क्वेरी है आपके पास और एक हमने यहाँ एक वर्ड यूज किया है, एक्शन क्वेरी। एक्शन क्वेरी में हम 3 चीजें यहाँ पर देख रहे हैं, क्या क्या। एक तो हम क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। दूसरा हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और दूसरा इसके अलावा हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिलीट करना है, ऐड करना है, अपडेट करना है, एक्शन क्वेरी। सेलेक्ट क्वेरी क्या करता है, केवल डेटा निकाल के आपको दिखाता है। अब हम बात करेंगे डेटा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होगा डेटा को बदलना या डेटाबेस में एक नया रिकॉर्ड ऐड करना है। ठीक है, या फिर आपको उसके अंदर डेटा को डिलीट करना है, या आपको उसके अंदर कुछ अपडेट करना है, वही सारी बातें। तो डेटा मैनिपुलेशन इज द रिजल्ट ऑफ एक्शन क्वेरी। एक्शन क्वेरी का जो रिजल्ट है,
एक्शन क्वेरी में हम लोग क्या क्या करते हैं दोस्तों, इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि हम डेटा को ऐड कर सकते हैं। अपडेट क्वेरी हम यूज करते हैं, मतलब डेटा को हम लोग चेंज करना चाहते हैं और डिलीट करना है तो हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं। ये एक्शन क्वेरी का रिजल्ट है हमारे पास, ठीक है। डेटा मैनिपुलेशन टेक्स प्लेस व्हेन द डेटा इन टेबल इज इंसर्टेड, अपडेटेड और डिलीटेड। फिर हम बात करेंगे डेटाबेस इंजन के बारे में। इंजन क्या होता है, बेसिकली हमारा एक कोर सॉफ्टवेयर होता है। अगर आप माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर यूज करें तो माई एसक्यूएल के अंदर भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, यानी कि उसमें उसको हम बोलते हैं डेटाबेस इंजन, जिसको हम एक मेन कोर सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जो क्या काम करता है, बेसिकली इसके अंदर दो चीजें होंगी। एक जो हमारे डेटा को स्टोर करता है, सेव्स एंड लोड डेटा फ्रॉम डिस्क, मतलब हमारे डिस्क के अंदर डेटा को या तो स्टोर कराता है या इसमें से डेटा निकालता है, या इसके अंदर कोई और चेंजेस हमको करवाना है तो वो हम चेंजेस करवा सकते हैं, ठीक है। तो एक तो क्या है स्टोर, आपके पास स्टोरेज इंजन है इसका पार्ट कोर सॉफ्टवेयर का, ठीक है। डेटाबेस इंजन जो है वो दो पार्ट में, पहला कौन सा, स्टोरेज इंजन सेव्स एंड लोड्स डेटा फ्रॉम डिस्क, और दूसरा क्वेरी प्रोसेसर, जो आप क्वेरी बोलते हो, अंडरस्टैंड एंड रन एसक्यूएल कमांड्स, जो आप क्वेरी कहते हैं, जैसे कि आपने बोला है सेलेक्ट क्वेरी, या आपने बोला है इंसर्ट क्वेरी, आपने बोला है अपडेट क्वेरी, आपने बोला है डिलीट क्वेरी। इसके अलावा भी बहुत सारी क्वेरी है, तो मैंने आपको डीएमएल बताई, डीडीएल क्वेरी है, टीसीएल क्वेरी है। उन क्वेरी को कैसे एग्जीक्यूट कराना है, रन कैसे कराना है, वो आपके पास क्वेरी प्रोसेसर कहलाता है। और डेटा को एक्चुअल में स्टोर कराना, एक तो क्वेरी को चलाना, और क्वेरी चलने के बाद जो रिजल्ट बनेगा उस रिजल्ट को डेटाबेस में डिस्क में स्टोर कराना या निकालना, वो दूसरा काम, ठीक है। तो ध्यान रखना ये क्या है, डेटाबेस इंजन आपके पास कोर सॉफ्टवेयर होता है, दो पार्ट होते हैं, स्टोरेज इंजन और क्वेरी प्रोसेसर, ठीक है। ये जो क्वेरी प्रोसेसर, इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं दोस्तों, ब्रेन ऑफ अ डेटाबेस, ठीक है। ये हमारे पास डेटाबेस का ब्रेन होता है जिसके बेसिस पर सारे काम किए जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 11th आईपी में अब हम बात करने वाले हैं रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के बारे में। आखिर ये है क्या। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर इस इमेज को देखते हैं। इसमें अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर एक टेबल बना रखी जिसका नाम है स्टूडेंट्स, और एक टेबल हमने बना रखी जिसका नाम है मार्क्स। अब स्टूडेंट टेबल में हमने यहाँ स्टूडेंट आईडी डाल रखा है, नेम डाल रखा है, क्लास डाल रखा है और डेट ऑफ बर्थ भी डाल रखा है। और सिमिलर हमने मार्क्स के अंदर जो है डाल रखा है मार्क्स आईडी, स्टूडेंट आईडी, उसके सब्जेक्ट्स और उसके मार्क्स, ठीक है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो रवि कुमार नाम का स्टूडेंट है इसके परसेंटेज कितने आए हैं। तो देखिए इस टेबल में तो कहीं पर हमारे पास सब्जेक्ट या मार्क्स या ऐसा कोई दूसरा हमारे पास नहीं, मार्क की आईडी वो कुछ तो है नहीं। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इस टेबल को इस टेबल के साथ आपस में हम कैसे लिंक करें। इसके लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्टूडेंट आईडी है, और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हमारे पास एक स्टूडेंट आईडी है। अब यहाँ पर जो रवि कुमार की आईडी है वो हो गया 101, और यहाँ पर चेक करेंगे ये भी 101, ये भी 101। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो रवि कुमार है उसके इंग्लिश में तो मार्क्स आए हैं 85, और उसके मैथ्स में मार्क्स आए हैं हमारे पास यहाँ 90। ये जो स्टूडेंट्स है ये कोई दूसरे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनका डेटा अभी हमारे पास यहाँ अवेलेबल हो भी सकता है और नहीं भी हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि इस टेबल के साथ जो हम लिंकिंग कर रहे हैं, जो आपस में इनकी रिलेशनशिप बना रहे हैं, इसके लिए जो मॉडल यूज किया जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है वो आखिर बनाया किसने। तो दोस्तों उसको इंट्रोड्यूस किया जिनका नाम है डॉक्टर E.F. कोड, ठीक है। ये आप यहाँ उनकी इमेज देख सकते हैं। तो जो E.F. कोड है उन्होंने एक मॉडल बनाया। उन्होंने ये कहा कि डेटा को अगर स्टोर करना चाहते हैं तो हम अपने डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करेंगे। इस टेबल को हम लोग रिलेशन भी कहते हैं, क्योंकि जब हमारे पास दो टेबल्स है, जैसा आपने अभी देखा था, एक टेबल ये रही, दूसरी टेबल एक ये रही, और इन दो टेबल के बीच में आपस में हमको क्या करना है, लिंकिंग करनी है, रिलेशन बनाना है। तो इसने हम यहाँ पर मैथ्स का एक वर्ड यूज करें जिसको हम बोल रहे हैं रिलेशन, ठीक है, विद रोज एंड कॉलम्स। तो हमारा डेटा किस में स्टोर होता है, हमेशा रोज और कॉलम्स में। यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमने अपना डेटा किस में स्टोर किया, जैसे यहाँ पर दो रो है, यहाँ पर 1 2 3 4 4 रोज है हमारे पास। कॉलम्स देखेंगे तो 1 2 3 4 4 हमारे पास इसमें कॉलम है और 4 इस वाले में कॉलम्स है। तो हमारा जो डेटा है वो टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है, और साथ साथ में इस टेबल के अंदर क्या होंगी, रोज और कॉलम्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। दिस मॉडल इज इजीली टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू यूज फॉर एडिंग, चेंजिंग एंड फाइंडिंग डेटा। तो हम बहुत इजी तरीके से, बहुत आसानी से हम अपना एक नया रिकॉर्ड उसमें ऐड कर सकते हैं। हम एक रिकॉर्ड अगर हमने पहले डाल रखा है तो उसको हम यहाँ चेंज कर सकते हैं, और अगर हमें कुछ ढूंढना है तो बहुत आसानी से इसको ढूंढा जा सकता है।
दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आपके स्कूल में भी जब अगर आप फीस जमा करने जाते हैं मान लो, तो आप फीस काउंटर पे जाकर जब उनको बोलते हैं मेरा नाम ये है या मेरा रोल नंबर ये है, फीस जमा करें, तो बहुत आसानी से आपका नाम या आपकी पूरी डिटेल अपने कंप्यूटर में निकाल सकते हैं। क्योंकि उसमें बैकग्राउंड में जो यूज़ होता है सॉफ्टवेयर में, वो होता है माई। वैसे तो और भी खूब सारे सॉफ्टवेयर, लेकिन मोस्टली जो है वो माई को यूज़ किया जाता है। तो माई के बेस पर बहुत आसानी से आपका डेटा आपके सामने आ जाता है। अगर हम बात करें, ये जो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है, ये बहुत पॉपुलर अपने पास होता है, ठीक है? ताकि आप इसमें डेटा को इजीली स्टोर करा सकें। साथ-साथ में टेबल्स आर कनेक्टेड यूजिंग प्राइमरी की और फॉरेन की। तो जो हमारा डेटा है वो प्राइमरी की और फॉरेन की पे स्टोर होता है। क्या होता है अगर हम देखें, तो दोस्तों यहाँ हमारे पास जो टेबल स्टूडेंट है, इसमें हमारे पास एक यूनिक कॉलम है, जैसे स्टूडेंट आईडी, जैसे स्टूडेंट 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 5, 6 ऐसे चलता जाएगा। हो सकता है नाम कॉमन आ जाए, एक और स्टूडेंट हो सकता है जिसका नाम रवि कुमार हो, ऐसा हो सकता है कि एक स्टूडेंट है जिसकी सेम क्लास हो या सेम डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है? तो ये पॉसिबल है, लेकिन हमारे पास स्टूडेंट आईडी जो है वो अलग-अलग होगी। तो इस टाइम पर इस स्टूडेंट आईडी नाम के कॉलम को हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्राइमरी की, ठीक है? क्या है? पीके लिख रहा हूँ मैं, पीके का मतलब क्या हो गया, हमारे पास प्राइमरी की है। और इसी तरीके से इस टेबल में देखेंगे तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 ये भी क्या है दोस्तों, इस टेबल के अकॉर्डिंग है प्राइमरी की। लेकिन एक टेबल को दूसरी टेबल के साथ जब लिंक करना होता है तो कॉमन कॉलम होना चाहिए। जैसे इसमें भी स्टूडेंट आईडी है और इसमें भी स्टूडेंट आईडी है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कॉलम्स को एक साथ लिंक करेंगे। जब लिंक करेंगे तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारे पास, फॉरेन की है। ठीक है, इस टेबल में अगर हम देखें, अगर हमको इस टेबल को, टेबल स्टूडेंट को अगर हम टेबल मार्क्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक फॉरेन की होगी और एक आपके पास इस हर टेबल के अंदर वैसे एक प्राइमरी की होती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें आपका डेटा कैसे कनेक्ट होता है, यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास है इन द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। ठीक है, डेटा इज स्टोर इन अ टेबल, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि डेटा टेबल में स्टोर होता है और टेबल को हम रिलेशन भी बोलते हैं। और जो हमारे टेबल्स के अंदर डेटा स्टोर होता है वो कैसे होगा, रोज और कॉलम्स में। तो जो रो है उसको हम बोलते हैं टपल और जो कॉलम्स होते हैं उसको हम यहाँ पर बोलते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा स्टोर करेगा, जैसे अभी हमने देखा था, मान लो रोल नंबर है, मान लो नेम है, या फिर मान लो हमारे पास यहाँ पर मार्क्स है। तो मार्क्स है तो दोस्तों मार्क्स ही तो आएंगे, नेम है तो सारे स्टूडेंट्स के नेम आएंगे और रोल नंबर में सिर्फ रोल नंबर ही आएगा। तो एक स्पेसिफिक टाइप का डेटा आपको यहाँ पर स्टोर करना होता है। ठीक है, उसके बाद यूजर क्या है, इंसर्ट, आप इस टेबल में एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, देखना चाहे तो व्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद है स्पेशल लैंग्वेज को यहाँ यूज किया जाता है, लाइक हम कह सकते हैं रिलेशनल क्वेरी लैंग्वेज को यूज किया जाता है, रिलेशनल अलजेब्रा को यूज किया जाता है, जिससे कि हम कोई भी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कुछ कॉमन सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल को सपोर्ट करते हैं। जैसे दोस्तों हमारे पास एक नाम आता है ओरेकल, एक इसका माइक्रोसॉफ्ट का है दोस्तों एसक्यूएल सर्वर, इसी टाइप से माई एसक्यूएल है, आईबीएम कंपनी का है दोस्तों जिसका नाम है डीबी2। और ऐसे ही एक पोस्टग्री एसक्यूएल होता है, ऐसे एसक्यूएल लाइट है, आपने एक नाम सुना होगा टेराडेटा। ऐसे ही आईबीएम कंपनी का एक इन्फॉर्मिक्स भी है, ऐसे सैप साइबेस भी होता है और सैप साइबेस आईक्यू यानी एएसई भी और आईक्यू भी है। इसके अलावा भी दोस्तों आप कुछ और नाम सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन है, कुछ पॉपुलर नाम है। तो दिस सॉफ्टवेयर सिस्टम हेल्प्स यू स्टोर, मैनेज एंड एक्सेस डेटा इन टेबलर फॉर्मेट यूजिंग एसक्यूएल। तो एसक्यूएल को यूज करते हुए हम यहाँ इनमें से किसी को भी एक्सेस यूज करते हुए अपने डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये सब क्या है, हमारे पास फॉर्मेट है। बेसिकली कहें तो एक फॉर्मेट जिसमें हम अपना डेटा टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। और उस टेबुलर फॉर्मेट को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे अलग-अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे ये ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, मायएसक्यूएल या दूसरे आपने और भी नाम देखे हैं। इसी टाइप से हम बात करेंगे दोस्तों, जो हम रिलेशनल डेटाबेस मॉडल पढ़ रहे हैं, तो रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के अलावा क्या कोई और भी है? तो बिल्कुल है, हमारे पास और भी अलग-अलग टाइप के होते हैं, लेकिन उसमें से मैं आपको 4 कॉमन बता रहा हूँ जो हमारे सिलेबस में बस थोड़ा-सा मेंशन किया गया है। तो एक है दोस्तों रिलेशनल डीबीएमएस, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस अपने पास मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, दूसरा अपने पास होता है यहाँ पर हायरार्किकल डीबीएमएस, उसके बाद होता है नेटवर्क डीबीएमएस और एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ध्यान रखना दोस्तों, नाम क्या है, एक तो आपके पास यहाँ पर नाम आ रहा है रिलेशनल। रिलेशनल में क्या होगा, डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन टेबल, आपको मैं बता चुका हूँ। है दूसरा आपके पास हायरार्किकल, इसमें क्या होता है, जस्ट ट्री लाइक स्ट्रक्चर अपने पास होता है।
उसके बाद होता है नेटवर्क डीबीएमएस है, जिसमें कि आप अपना डेटा ग्राफ या अलग-अलग जो उन तरीकों से आप बताते हैं। ऐसे आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट्स बना करके डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है? इसी टाइप से अगर हम बात करें, अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ टेबल, यानी कि जो हमारे पास ये टेबल्स हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? ये कंप्लीट दोस्तों हमारे पास क्या है? एक टेबल है, ठीक है? तो हम इसको बोल रहे हैं कंप्लीट टेबल। आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे मान लो इसका मैं नाम रख देता हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया ये क्या है? हमारे पास एक कंप्लीट टेबल है। मान लो इस टेबल का नाम हमने क्या रख दिया? यहाँ पर स्टूडेंट रख दिया। अब इस टेबल में क्या है दोस्तों? बहुत सारी रोज और कॉलम्स हैं। तो ये रो है, जैसे मान लो ये रो नंबर 1 है, रो नंबर 2 है, रो नंबर 3, रो नंबर 4, रो नंबर 5। ये सबसे ऊपर जो आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये रो नहीं होती है, ये कहलाता है हमारी टेबल के अंदर जो कॉलम्स है उनका हेडर। ठीक है? या आप इसको क्या कह सकते हैं? फील्ड नेम्स हैं, जैसे कि स्टूडेंट आईडी है, जैसे कि यहाँ पर सपोज की फोरनेम है, यहाँ पर हमारे पास सरनेम है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। ये सब क्या है? कॉलम्स है और उसके अंदर हमने डेटा स्टोर किया है। तो आप इसको जो फील्ड नेम्स कह रहे हैं, इसमें ये की फील्ड है, जिसमें स्टूडेंट की आईडी जाएगी। ये फॉरनेम है, इसमें स्टूडेंट का फर्स्ट नेम आएगा, इसमें लास्ट नेम आएगा, सरनेम। ऐसे ही आप दूसरा डेटा स्टोर करते हैं। अगर इस कंप्लीटली डेटा को देखें, जैसे ये वाला डेटा अगर हम देखें, तो ये अमित का डेटा है दोस्तों, अमित पटेल, जिसका स्टूडेंट आईडी 6771 और डेट ऑफ बर्थ इसकी 36/1996 है। अगर हम इसमें से कोई भी एक इंडिविजुअल डेटा को लेकर के बात करें, जैसे कि अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर अनन्या राव लिखा है, तो ये जो राव लिखा है दोस्तों, ये क्या है? एक डेटा आइटम। हो सकता है आप इस विक्रम को देखें, जो भी सेल में डेटा लिखा है, जैसे 6777 या फिर ये डेट ऑफ बर्थ, इसमें से कोई भी आप एक सेल का डेटा देखेंगे, उसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? डेटा आइटम। ठीक है? तो डेटा आइटम समझ में आ गया होगा। रोज कॉलम पता ही है आपको, कॉलम्स को हम फील्ड्स भी बोलते हैं। और ये कंप्लीट जो रो आप ऊपर देख रहे हैं, जिसमें सारे कॉलम्स के नाम स्पेसिफाई किए जा रहे हैं, ये सब फील्ड नेम्स कहलाते हैं। और ये आपके पास एक टेबल। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इस टेबल में क्या होता है दोस्तों? बाइट। बाइट का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ 8 बिट। यानी कि अगर आप एक ए को स्टोर कर रहे हैं, तो दोस्तों बैकग्राउंड में ए को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है 1 1, या मैं इसको अगर कहूँ तो ए की, पहले मैं आपको आस्की कोड बता देता हूँ। ए की आस्की कोड होता है 65। ज्यादा हमको आस्की के बारे में नहीं समझना है, ठीक है? तो ए का आस्की कोड क्या होता है? 65 है। जब आप कीबोर्ड से ए दबाते हैं, तो आप जाके स्टोर करवाते 65 नंबर को। अब 65 की भी क्या बनती है आपके पास यहाँ पर? बाइनरी। इसकी जो बाइनरी है वो है 1000001। ये आपके पास होती है ए की बाइनरी। तो अगर आप एक सिंगल कैरेक्टर में स्टोर कर रहे हैं, तो उसके लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ वैसे तो 7 बिट आए हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कम से कम हम जो यूज कर सकते हैं, आगे आपको 0 लगाना पड़ेगा। कम से कम 8 बिट बनते हैं। 8 बिट का कम से कम आपका एक कैरेक्टर होता है। ठीक है? तो बाइट, बाइट का मतलब क्या है? बाइट इज अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। 8 बिट आपके पास होती है, जिसके थ्रू आप अपना कोई भी कैरेक्टर अपने कंप्यूटर में स्टोर करा सकते हैं, डेटाबेस में स्टोर कराते हैं। उसके बाद आता है डेटा आइटम। डेटा आइटम का मतलब क्या था दोस्तों? यहाँ पर मैंने आपसे कहा था लाइक पटेल, तो ये क्या है? हमारा डेटा आइटम है। सेल के अंदर जो भी आपने डेटा स्टोर किया है, वो सब क्या कहलाएगा? डेटा आइटम। तो डेटा इन अ सेल और अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है? उसके बाद है आपके पास रो। आप रो को दोस्तों रिकॉर्ड भी कह सकते हो, रो को आप टपल भी कह सकते हैं। एक कंप्लीट जो कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है, जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है? अमित से रिलेटेड। और ऐसी अगर हम इसकी बात करेंगे, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है? अनन्या से रिलेटेड। तो दोस्तों ये अनन्या का रिकॉर्ड है, ये अनन्या की रो है, या अनन्या की टपल है। इसी टाइप से अगर हम नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, तो हमारे पास आता है कॉलम्स। दोस्तों इसको हम कॉलम्स भी बोल सकते हैं, फील्ड भी बोल सकते हैं, और एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं। आप एट्रीब्यूट बोले, कॉलम बोले, फील्ड बोले, एक ही बात है। इसमें आप एक टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जैसे इस वाले में आपने फर्स्ट नेम डाल रखा है, इस वाले में आपने सरनेम डाल रखा है। ठीक है? ऐसे ही आपके पास आता है टेबल। टेबल का मतलब क्या है? कंप्लीट हो फाइल, जिसमें आप अपना डेटा स्टोर करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, तो ये पूरा का पूरा डेटा आप किस में स्टोर करें? कंप्लीट फाइल के अंदर। और इस फाइल को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर ये है टेबल। ठीक है? समझ में आ गया होगा आपको ये भी। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ और टर्म्स हैं, जो कि रिलेशनल डेटाबेस से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पर एक वर्ड आएगा दोस्तों, जिसका नाम है रिलेशन। रिलेशन मैंने आपको बताया था, रिलेशन का मतलब होता है एक टेबल। एक टेबल जब आप बनाते हैं, तो उसके कुछ रूल्स हैं। ध्यान रखेंगे कि जब आप एक रिलेशन की बात करते हैं, एक टेबल की बात करते हैं, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल है दोस्तों, सेम टाइप इन वन कॉलम।
यानी कि अगर मैं किसी के अंदर डेटा को स्टोर कर रहा हूँ, मान लो मेरे को अगर इसमें क्लास स्टोर करनी है, तो क्लास मुझे इसी में डालनी पड़ेगी। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर कोई सरनेम डाल रहा हूँ, तो वो इसी कॉलम में डालना पड़ेगा, ठीक है? तो हर एक कॉलम जो आप बना रहे हो अपने टेबल के अंदर, वो एक स्पेशल टाइप का डेटा एक स्पेशल कॉलम के अंदर ही आपका स्टोर होना चाहिए, ठीक है? तो ऑल वैल्यूज इन अ सिंगल कॉलम आर ऑफ द सेम टाइप। ऐसा नहीं है कि इसमें आप क्लास स्टोर कर रहे हैं, इसमें आप नेम स्टोर कर दें, इसमें आप एड्रेस डाल दें, आगे वाले में कहीं आप एड्रेस डाल दें, तो कोई मिक्स नहीं करे। जो कॉलम है उसी टाइप का डेटा आपको स्टोर करना है, ठीक है? लाइक ऑल नंबर्स और ऑल नेम्स, बट डिफरेंट कॉलम कैन हैव डिफरेंट टाइप्स, ओके? उसके बाद है वन वैल्यू पर बॉक्स, यानी कि जब आप सेल बना रहे हैं, तो इसके अंदर आपको एक ही वैल्यू डालनी है, ठीक है? जैसे यहाँ पर आपने डाल दी। एक अगर एक और कॉलम बना रहे तो इसमें आपने कोई एक वैल्यू डालनी है, तो वन वैल्यू पर बॉक्स। ईच रो एंड कॉलम्स जो है, ठीक है, सेल बॉक्स होते हैं, मस्ट हैव ओनली वन सिंगल वैल्यू, नॉट अ लिस्ट ऑफ ग्रुप। यानी कि जब हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर आके देखें, तो दोस्तों यहाँ पर हम जो डेटा डाल रहे हैं, एक तो हमको क्या कर रहे हैं, एक ही टाइप का, यानी सब में सरनेम होना चाहिए, और जो भी डेटा डाल रहे हैं वो एक एक कॉलम में ही डालना है, एक कॉलम के लिए एक सेल में। यूं नहीं कि आप इस अमित के अंदर 5-7 स्टूडेंट्स का डेटा इस एक ही सेल में डाल दें। लिस्ट ऑफ डेटा इसमें स्टोर नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो फिर डेटा को फैच करने में इशू होगा, ठीक है? इसी टाइप से ये आपको समझ में आएगा। फिर है नो डुप्लीकेट रो। नो डुप्लीकेट रो के लिए आप क्या करते हैं दोस्तों, बनाते हैं एक प्राइमरी की। जैसे यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ एक आईडी। तो एक की आईडी अगर 1 है तो दूसरे की क्या होगी, 2, फिर 3, वापस दोस्तों किसी की 2 नहीं हो सकती। डुप्लीकेट डेटा आपका नहीं हो सकता, ठीक है? एवरी रो इन ए टेबल मस्ट बी यूनिक, ठीक है? देयर कैन नॉट बी 2 रोज दैट आर एग्जैक्टली द सेम। हाँ, आप ये चेंज कर दीजिए, और जैसे 1 2 3 ये कर सकते हैं, किसी का नाम एक्स है, किसी का नाम वाई है, फिर किसी का नाम एक्स है, तो ये चल जाएगा, क्योंकि ये आईडी नंबर 3, ये आईडी नंबर 1 है। नाम सेम हो सकता है, एड्रेस सेम हो सकता है, फोन नंबर भी इवन की सेम हो सकता है अगर एक ही घर के 2 मेंबर्स हैं तो, ठीक है? लेकिन आईडी सेम नहीं हो सकती। उसके बाद है नो फिक्स्ड रो ऑर्डर। यानी कि ऐसा नहीं है कि जब आप एक टेबल बनाएंगे तो उसमें केवल 5 रिकॉर्ड ही स्टोर होने चाहिए। रिकॉर्ड आपके और इसमें ऐड होने चाहिए, ठीक है? तब वो आपकी क्या कहलाएगी, एक रिलेशन या एक रो कहलाएगी। उसके बाद है कॉलम नेम्स आर यूनिक। कॉलम का नाम जो है यूनिक होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि यहाँ आपने क्लास बना दिया, आगे जाते हुए आपने एक और क्लास नाम का कॉलम बना दिया, ठीक है? तो नाम आपके एकदम यूनिक होने चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे डोमेन। डोमेन का मतलब है आप किस टाइप का डेटा स्टोर करो। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल पहले समझते हैं। मान लो हमारे पास एक कॉलम है जिसका नाम है जेंडर। तो जेंडर में क्या होगा, या तो हमारी इन्फॉर्मेशन क्या होगी, मेल या होगी फीमेल, या हम लोग उसमें लिख देंगे अननोन। इन 3 के अलावा तो हम और कोई डेटा डाल नहीं सकते। तो ये हमारे पास क्या है, डोमेन, यानी उसमें किस टाइप का और क्या डेटा हम डाल सकते हैं। मान लो एक एज का फॉर्मेट है, तो हम उसके अंदर क्या डाल सकते हैं। मान लो एज हमको लेनी है उसमें से 18 से 28 साल तक। तो 18 से 28 हमने क्या कर दिया, एक फिक्स डेटा रख दिया, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो उसमें 18, 19, 20, 21, 22 जो भी आप डाल रहे हैं, वो सब क्या आपके पास एक डोमेन है। तो डोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ कॉलम, ठीक है? इट टेल्स अस व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू, किस टाइप की वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल जेंडर अगर है तो मेल, फीमेल और अननोन होना चाहिए। इफ अ कॉलम इज फॉर डेट, अगर डेट का फॉर्मेट है तो ऑल वैलिड डेट्स अपने पास होनी चाहिए। तो डोमेन का मतलब क्या होगा, डोमेन इक्वल्स टू अलाउड वैल्यू फॉर अ कॉलम। इस कॉलम में आप कौन सा डेटा डाल सकते हो, उसको हम बोलते हैं डोमेन। उसके बाद एक वर्ड आता है दोस्तों टपल, मैंने बता ही दिया, जस्ट अ रो। एट्रीब्यूट, इसका मतलब क्या है, कॉलम है, ठीक है? इसके बाद आता है डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये नाम आपने शायद कम सुना है। दोस्तों डिग्री का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स का मतलब क्या, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई, इसके अंदर मेरे पास कॉलम्स है सपोज 5। पहला है आईडी, दूसरा है नेम, उसके बाद है एड्रेस, उसके बाद है ईमेल, उसके बाद फोन नंबर। तो 1 2 3 4 5, 5 इस टेबल की क्या है, डिग्री। इस टेबल की डिग्री कितनी है, 5 है, ठीक है? यानी कि 5 उसके कॉलम्स है। लेकिन अगर हम रो की बात करें, नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसके अंदर, ठीक है? मान लो 4 रो है, 5 रो है, 20 रो है, तो नंबर ऑफ रोज जो आपके पास, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर कार्डिनलिटी, ठीक है? तो कार्डिनलिटी का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज। ये भी आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम बात करेंगे कीज। जो डेटाबेस हमारे पास होता है उसमें कुछ कीज है, अलग अलग टाइप की कीज होती है जिसके थ्रू हम लोग अपने डेटा को इजीली फैच कर सकते हैं। जनरली दोस्तों हम लोग प्राइमरी की और फॉरेन की को यूज करते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी अलग अलग टाइप की कीज होती है जो एक स्टैंडर्ड है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस इमेज को देखते हैं। हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय और एक टेबल है हमारे पास सेल्स। इस एम्प्लॉय में एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और डिपार्टमेंट है। ये जो एम्प्लॉय आईडी लिखी है दोस्तों हमारे पास सेल्स में भी कस्टमर आईडी, ऑर्डर टोटल और यहाँ सेल्समैन आईडी है। तो इस सेल्समैन आईडी का लिंक हम इसके साथ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास प्राइमरी की, और इस टेबल में ये हमारे पास क्या हो रहा है दोस्तों फॉरेन की। ठीक है, तो एक टेबल जिसमें हम एक यूनिक डेटा को फैच कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर प्राइमरी की। ठीक है, मैंने आपको अभी पहले भी बताया था। आपने जो इससे पहले जो अभी हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल देख रहे थे, जैसे कि ये आपका एग्जांपल था। ठीक है, इसमें भी अगर हम देखें तो मैंने आपसे अभी कहा भी था कि ये क्या हमारे पास प्राइमरी की है, जबकि ये क्या है फॉरेन की। ये फिर से इस टेबल की प्राइमरी की है। ठीक है, ये टेबल इस टेबल की ये प्राइमरी की है, लेकिन ये है फॉरेन की। और दो टेबल में रिलेशन बनाना है तो हमको क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, फॉरेन की यूज करनी ही करनी पड़ेगी। तो आ जाते हैं दोस्तों फिर से हम लोग इस तरफ, इस जगह पर थे हम लोग। पहले हम बात करेंगे प्राइमरी की क्या होता है। तो इट इज अ कॉलम। क्या है ये, आपके पास एक टाइप का कॉलम होता है और सेट ऑफ कॉलम, एक से ज्यादा कॉलम का भी एक सेट बन सकता है। ठीक है, दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल, जिसमें डेटा आपका यूनिक होगा, जैसे 1 2 3 रिपीट नहीं हो सकता। इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी होती है। एक तो ये क्या है कि एम्प्टी नहीं होगा, एम्प्टी मतलब खाली नहीं होगा। हो सकता है आप किसी का नाम आपको नहीं पता, आप छोड़ सकते हो। आपको उसका लास्ट नेम नहीं पता, आपको डिपार्टमेंट नहीं पता, खाली छोड़ सकते हो। लेकिन दोस्तों आईडी तो आपको लिखनी ही लिखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि ये एम्प्टी नहीं हो सकता, कैन नॉट बी एम्प्टी। दूसरा मस्ट बी यूनिक। तो मस्ट बी यूनिक का मतलब हो गया, अगर आपने कोई आईडी 2 बना दी तो आगे वाले को फिर से आप 2 नहीं बना सकते हैं। डेटा आपका यूनिक होना चाहिए। अगर आपकी क्लास में कोई रोल नंबर 5 है तो दोस्तों दूसरा कोई रोल नंबर 5 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि रोल नंबर क्या है, आपके पास एक यूनिक है। हाँ, नाम डुप्लीकेट हो सकता है या और भी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो डुप्लीकेट हो सकती है। और इसी टाइप से जब हम दो टेबल्स के बीच में लिंकिंग करेंगे तो अभी आगे वाली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा फॉरेन की। ठीक है, तो इसमें मैं आपको क्या कह रहा था, एक तो है एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी नहीं होना चाहिए और मस्ट भी यूनिक होना चाहिए। एग्जाम्पल था स्टूडेंट आईडी जो हमने स्टूडेंट टेबल में डिस्कस किया था, और यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी की का एग्जाम्पल है, यह है वो एम्प्लॉय आईडी। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास फॉरेन की। फॉरेन की का मतलब क्या हो गया, दूसरी टेबल के अंदर वो कॉलम जो हमारी पहली टेबल के कॉलम के साथ मैच हो सकता है। ठीक है, तो फॉरेन की इज अ कॉलम इन वन टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। ठीक है, इट इज यूज टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए हम इसको यूज में लेते हैं। उसके बाद आता है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की का मतलब हो गया, जैसे मान लो ये टेबल है, हो सकता है कि ये जो आप बना रहे हो, ठीक है, जैसे मान लेता हूँ हो सकता है ये प्राइमरी की बनने के लायक है। हो सकता है दोस्तों ये वाली टेबल के अंदर ये कॉलम भी सपोज ये भी प्राइमरी की बनने के लायक है। ये वाला ये भी प्राइमरी की बनने के लायक है, ये नहीं बन सकता सपोज। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास कैंडिडेट की कितने हैं दोस्तों, 3, जो कि प्राइमरी बन सकती। ठीक है, यानी कि वो पर्टिकुलर कॉलम जो प्राइमरी की बनने के लायक है, जिसमें वो कैपेबिलिटी है, कौन सी, एक तो नल नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और दूसरा यूनिक होना चाहिए। वो अगर हमारे पास इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम तीनों में से कोई भी एक प्राइमरी की बना सकते हैं। बनाएंगे तो कोई एक ही, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें तो लायक तो है ना, ये भी और ये भी। तो ये तीनों हमारे पास क्या कहलाएंगे दोस्तों, कैंडिडेट की। कैंडिडेट की का मतलब है ऑल कॉलम्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई रोज आर कॉल्ड यहाँ पर कैंडिडेट की। कैंडिडेट की का मतलब हो गया कि कोई भी वो सारी के सारे कॉलम्स कह सकते हैं जो यूनिक डेटा को रख रहा है और एम्प्टी नहीं है, मतलब प्राइमरी की बनने के लायक है। ठीक है, तो लेकिन उसमें से हम कोई एक ही चूज करेंगे जो क्या होगी, प्राइमरी की। अमंग देम वन इज चूजन एज प्राइमरी की। अगर हम बात करें दोस्तों, मान लो ये भी अल्टरनेट की है, ये भी अल्टरनेट, ये भी अल्टरनेट, ये भी सॉरी कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, ये सब हमारे पास कैंडिडेट की है। लेकिन इसमें से प्राइमरी की तो कौन सी बनेगी दोस्तों, कोई एक ही। मान लो हमने इसको प्राइमरी की बना दिया, ये सब कैंडिडेट की थी। तो अब क्योंकि इसको छोड़ करके जो आपके पास ये बच रही है, इनको आप क्या बोलेंगे, कैंडिडेट तो ये भी था, कैंडिडेट ये भी था, कैंडिडेट ये भी था, कैंडिडेट ये भी था, कैंडिडेट ये भी था। इसमें से एक को हमने क्या बना दिया, प्राइमरी की।
अब ये जो बच गए, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये 4, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पर वो है अल्टरनेट की। अल्टरनेट की का मतलब क्या हो गया? द रिमेनिंग कैंडिडेट कीज़ व्हिच आर नॉट चोज़न एज़ प्राइमरी आर कॉल्ड अल्टरनेट की, ठीक है? तो अल्टरनेट की का मतलब हो गया वो पर्टिकुलर की, वो कैंडिडेट कीज़, ठीक है? पर्टिकुलर कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, उनमें से कोई एक तो बन गई प्राइमरी, प्राइमरी बनने के अलावा जो बच गई वो सब क्या है आपके पास? अल्टरनेट की। इसके बाद आता है आपके पास कंपोजिट प्राइमरी की। कभी-कभी क्या होता है दोस्तों कि हम एक यूनिकली डेटा आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास नंबर है 1, 2, 3, 4, अभी हम इसको कह सकते हैं प्राइमरी की है। लेकिन अगर हम इसके अकॉर्डिंग डेटा नहीं देखना चाहें, अब तो नेम और एज के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर कॉलम को और इस कॉलम को, 2 कॉलम से हम डेटा को आइडेंटिफाई करें। ठीक है? तो उस टाइम पर जब आप 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स को आइडेंटिफाई करते हुए एक इंडिविजुअल रो को जब आप पता करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? कंपोजिट प्राइमरी की। When 2 or more column together are used as a primary key, it is called a composite primary key. This is done when a single column is not enough to uniquely identify row. अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर कॉलम नहीं है जिससे कि हम डेटा को आइडेंटिफाई कर सके, जैसे आपकी क्लास में 5 लोग हैं जिनके एक जैसे नाम है सपोज, तो आप क्या करेंगे, या तो रोल नंबर, अगर रोल नंबर नहीं पता है उसमें नहीं लिखा है तो आप फिर क्या करेंगे, नेम और सरनेम दो को आप देखेंगे। हो सकता है आपकी क्लास में 2 स्टूडेंट ऐसे जिनका नेम और सरनेम सेम है, तो आप एज या पेरेंट्स नेम या ऐसे एड्रेस या ईमेल उसके बेसिस पर फिर आप उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स अगर आपके पास है जिसके थ्रू आप डेटा को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उस टाइम पर हम उनको क्या बोलेंगे? कंपोजिट प्राइमरी की। समझ में आने होगा ये भी आपको। अब दोस्तों हम बात करेंगे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को लेकर के। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अभी हमने कीज पढ़ लिया, अब हम किस पे आ गए? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये क्या होते हैं दोस्तों? रूल्स होते हैं। ये बताते हैं कि कैसे 2 टेबल्स के बीच में डेटा आपस में एक दूसरे के साथ शेयर हो सकता है, डेटा कैसे आ सकता है, वो सब कुछ। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज अ रूल इन डीबीएमएस, ठीक है, दैट कीप्स द डेटा करेक्ट एंड कनेक्टेड। एक तो डेटा कनेक्टेड होना चाहिए, कनेक्ट करने के लिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी चाहिए, और डेटा करेक्ट होना चाहिए 2 टेबल्स के बीच में। It makes sure that every foreign key value in a table must match an existing primary key value. ये मैं फिर से बता देता हूँ, एक टेबल है, इस टेबल में ये क्या है हमारे पास? प्राइमरी की। एक और टेबल है हमारे पास, हो सकता है इसमें भी प्राइमरी की हो, और इसके अंदर एक और कॉलम है जिसका नाम सपोज कुछ भी हो, हम फॉरेन की कर देते। तो प्राइमरी की और दूसरी टेबल के फॉरेन की का डेटा मैच होना चाहिए। जैसे इसमें अगर 101 है तो इसमें भी कई बार 101 होना चाहिए, ठीक है? तभी तो आप डेटा को लेकर के आ पाएंगे, डेटा को स्टोर करवा पाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर अभी हमने जो डिस्कस किया था, इस लाइन का मतलब क्या है? मैच होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब हो गया, इफ वन टेबल, जिसको आप चाइल्ड टेबल कह रहे हैं, जैसे मान लो ये हमारी एक टेबल थी और अब हम दूसरी टेबल के साथ लिंक कर रहे हैं, अगर ये पेरेंट टेबल है, ये होगी चाइल्ड टेबल, ठीक है? इफ वन टेबल, जिसको चाइल्ड टेबल कह रहे हैं, हैज अ फॉरेन की, इसमें क्या होगा? हमारे पास एक फॉरेन की होगा और इसमें हमारे पास क्या होगा? एक प्राइमरी की होगा। हो सकता है इसमें भी आपके पास एक प्राइमरी की हो, ठीक है? तो मैं कह रहा हूं, इफ वन टेबल हैज अ फॉरेन की दैट मस्ट मैच अ वैल्यू इन द प्राइमरी की। ऐसा नहीं कि इसमें 105 लिखा और इस वाले में 105 है ही नहीं, तो एरर है, आप डेटा को निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है? दूसरा, यू कैन नॉट ऐड रॉन्ग और अनरिलेटेड डेटा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसके अंदर कोई ऐसा डेटा डाल रहे जो इसमें नहीं है, या इसमें डाल रहे वो इसमें नहीं है। तो डेटा आपके पास ऐसा होना चाहिए जो दोनों में कॉमन होना चाहिए, ठीक है? ओनली डेटा दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन पेरेंट टेबल इज अलाउड। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने एक टेबल बनाई, अगर इस टेबल के अंदर फर्स्ट में यानी कि जो प्राइमरी की उसमें 105 है, तो ही दूसरी टेबल के अंदर जो फॉरेन की आपने बनाई थी, इसके अंदर भी 105 स्टोर हो सकता है। अगर इसमें है ही नहीं तो इसमें आप ऐड नहीं कर सकते। ऐसे कुछ रूल्स है। फिर इफ यू चेंज द प्राइमरी की, मान लो आपने एक टेबल बना दी और इस टेबल के अंदर जो आपके पास प्राइमरी की, वैसे तो आप नहीं बदलते हैं, लेकिन मान लो अगर आपको इसमें चेंज करना हो गया, इफ यू चेंज द प्राइमरी की इन द पेरेंट टेबल में बदलते हैं, द सेम चेंज मस्ट ऑल्सो बी मेड इन द चाइल्ड टेबल। तो जो दूसरी टेबल आपने बनाई थी जिसके अंदर आपके पास फॉरेन की थी, तो अगर आप इनमें से कहीं कोई बदलते हैं तो इसमें भी वो चेंजेस होने ही होने चाहिए, अदरवाइज एरर आएंगी। उसके बाद, यू कैन नॉट डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम द पेरेंट टेबल।
इफ इट इज बीइंग यूज्ड इन द चाइल्ड टेबल। अगर आप यहाँ से इस रिकॉर्ड को डिलीट करें तो इसमें भी है, तो आप डिलीट नहीं कर सकते, पहले आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा, फिर आप यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है, अनलेस द लिंक इज रिमूव्ड और चेंज फर्स्ट। इसी तरीके से दोस्तों आपके पास जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की, तो इट प्रिवेंट्स मिस्टेक्स। इससे क्या होगा, मिस्टेक्स नहीं होंगी। आपने एक टेबल में ऐड कर दिया, दूसरे में नहीं करा, लिंकिंग कर रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो एक तो क्या मिस्टेक्स को दूर करता है, फिर है कीप द रिलेशनशिप करेक्ट बिटवीन टेबल्स, दो टेबल के बीच में करेक्ट रिलेशनशिप के लिए हम इसको यूज करते हैं। फिर है एंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी, दोनों में सेम और सही डेटा हो, उसको भी ये एंश्योर करता है, ठीक है। यू कैन नॉट एड एन एम्प्लॉय विद डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू 10। आप डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू 10, एक कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी मान लो एम्प्लॉय नाम के टेबल में, तो उसमें आप 10 नंबर की आईडी ऐड नहीं कर सकते जब तक कि ये आपके पास पेरेंट टेबल के अंदर ऐड नहीं है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट वाले में नहीं है तब तक। तो डिपार्टमेंट क्या है, पेरेंट टेबल है, इसमें आपके पास प्राइमरी की क्या है, डिपार्टमेंट आईडी है, इसमें मान लो आपको स्टोर करना है 10। अगर इसमें 10 ऐड है तो ही दोस्तों आप इसमें भी 10 ऐड कर पाएंगे, चाहे टेबल में अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो आपको ये भी समझ में आ गया रेफरेंशियल इंटीग्रिटी आखिर होती क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 11th आईपी में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल के बारे में। एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, बेसिकली एक टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो डीबीएमएस को सपोर्ट करवाती है, या कह सकते हैं कि जो जिसके बेसिस पर या जिसके कमांड्स को यूज करके कुछ दूसरे एडिशनल सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं जो हम लोग यूज करते हैं डेटाबेस के लिए। इसमें अगर हम बात करें माई एसक्यूएल या ओरेकल या जो दूसरे और सॉफ्टवेयर है, वो कहीं ना कहीं दोस्तों बैकग्राउंड में एसक्यूएल को ही यूज करते हैं। फिर अगर हम बात करें माइस्क्यूएल क्या है, तो माइस्क्यूएल हमारे पास यहाँ पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करते हुए हम लोग अपने डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, डेटा को इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, ऐसे कुछ ऑप्शंस या कह सकते हैं फंक्शंस हम लोग आगे अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर MySQL क्या है। तो MySQL एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाता है, और दूसरा ये हमारे पास दोस्तों एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर यानी कि जो आपको इंटरनेट से एक तो फ्री में भी मिल रहा है, और साथ में आपको उसका सोर्स कोड मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया जो कोड होता है वो भी आपको अवेलेबल करवा दिया जाता है, और आप चाहे तो बाद में इसमें कभी कोई एडिटिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये जो आपका सॉफ्टवेयर है MySQL, ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है, साथ साथ में एसक्यूएल को बैकग्राउंड में यूज करता है, और इसको दोस्तों हम लोग इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। वो वेबसाइट का एड्रेस है www.mysql.com। आप सिंपल सा गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे जाके लिखेंगे MySQL डाउनलोड, तो वहाँ आपको ये एक लिंक मिल जाएगा, और वहाँ आपको लाइनक्स के अकॉर्डिंग माय जो जो भी आप यूज करना चाहे, लाइनक्स है या विंडोज है या मैक है, उसके हिसाब से आप उसको यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें इसको डेवलप किसने किया, तो दोस्तों यहाँ पर जो उसका चीफ इन्वेंटर है उनका नाम है माइकल वाइडनस, जिसको हम लोग मॉन्टी के नाम से भी जानते हैं। ये उनकी एक इमेज लगाई है मैंने, और जो मॉन्टी ने या माइकल वाइडनस ने जो एक सॉफ्टवेयर बनाया था, उस सॉफ्टवेयर का नाम उन्होंने अपनी बेटी के नाम पे दिया था। उनकी बेटी का नाम था माय। तो उन्होंने जो एसक्यूएल को यूज करके एक सॉफ्टवेयर बनाया, तो उसने उन्होंने नाम दिया एसक्यूएल को माय एसक्यूएल। माय क्या है दोस्तों, मॉन्टी की बेटी का नाम है। साथ में जो माय एसक्यूएल लिखा गया है, इसमें दोस्तों इसके लोगों के अंदर यहाँ पर अगर हम देखें तो एक डॉल्फिन बनाई गई है, और इस डॉल्फिन का नाम है सकीला, ठीक है। तो यहाँ पर मॉन्टी यानी कि एक पर्सन जिसका नाम है माइकल माइनस, और इन्होंने अपनी बेटी के नाम पर, माय के नाम पर एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम है MySQL। MySQL जो है ओरिजिनल, इसको जो डेवलप और सपोर्ट किया गया था वो किया गया था MySQL AB के थ्रू, ठीक है। तो ये कंपनी है जो कि स्वीडिश कंपनी है, और अभी यहाँ पर mysql.com उसको यूज कर रहा है। इसके अलावा ये जो कंपनी थी कौन सी, MySQL AB, जिसके बेसिस पर MySQL बना, उस कंपनी को खरीद लिया सन माइक्रो सिस्टम में। तो लेटर बिकम अ सब्सिडरी ऑफ सन माइक्रो सिस्टम। उसके बाद दोस्तों सन माइक्रो सिस्टम को खरीद लिया ओरेकल कॉर्पोरेशन ने, जो खरीदा है अप्रैल 2009 में। तो MySQL को खरीद लिया सन ने, और सन को खरीद लिया ओरेकल ने। अगर हम बात करें ओरेकल कंपनी आज के टाइम पर MySQL की एक ऑनर है, या कह सकते हैं कि MySQL को जो हैंडल मैनेज किया जा रहा है वो ओरेकल के थ्रू आज के टाइम पे किया जा रहा है। फिर अगर हम बात करें
तो हम कह सकते हैं MySQL जो है इज अ डेटाबेस सिस्टम दैट स्टोर एंड मैनेज डेटा, जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है, मैनेज किया जाता है। और MySQL जो है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल को सपोर्ट करता है, जिसमें एक हमारा मेन कंप्यूटर होगा। इस कंप्यूटर को हम लोग बोल सकते हैं सर्वर। जैसे कि अगर फेसबुक की बात कर रहा हूँ तो फेसबुक में दोस्तों एक सर्वर कंप्यूटर है, और ऐसे ही हमारे बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं जो हम लोग कनेक्ट करते हैं यहाँ पर इस सर्वर के साथ। तो मैं भी फेसबुक पे मैसेज भेज सकता हूँ, आप भी भेज सकते हैं, ये कंप्यूटर भी ये भी भेज सकता है, और डेटा इनके ऊपर भी आ सकता है। तो सारा का सारा डेटा कहाँ जाके स्टोर होता है? सर्वर पे, और सर्वर से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इट वर्क्स यूजिंग अ क्लाइंट सर्वर मॉडल। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज अ MySQL डेटाबेस सिस्टम, आखिर ये है क्या? तो इट मीन्स अ MySQL सर्वर। सर्वर मतलब मेन कंप्यूटर होता है जहां पर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। जैसे मैंने कहा भी था, अगर हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी डेटा अगर हम किसी को भेजते हैं, सर्वर पे हम पहले उसको स्टोर करते हैं, उसके बाद वो डेटा कहीं जाता है। तो वो मेन आपका MySQL सर्वर वो मेन कंप्यूटर हो गया जहां पर हमारा डेटाबेस स्टोर होता है। और MySQL डेटाबेस क्या हो गया? एक्चुअल डेटा, यानी कि हमारे पास एक डेटाबेस होता है। डेटाबेस एक टाइप का फोल्डर मान सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स है जिसको हम टेबल समझ सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी टेबल्स में हमारा डेटा स्टोर होता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट डेटाबेस है, और ये डेटाबेस कहाँ जाके स्टोर होता है? हमारे सर्वर पे, और फिर सारे के सारे क्लाइंट मशीन उस डेटा को एक्सेस कर सकती है। फिर हम बात करेंगे ये काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो MySQL सर्वर इट रन्स ऑन अ कंप्यूटर एंड वेट फॉर रिक्वेस्ट, यानी कि हमारा जो डेटा है वो इस मेन कंप्यूटर पे होगा। जैसे ही कोई व्यक्ति इससे रिक्वेस्ट करेगा डेटा लेने के लिए, तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग डेटाबेस एंड प्रोसेसिंग क्वेरी। यानी कि अगर ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को बोलता है डेटा दिखाओ, तो वो आपका अगर पॉसिबल हुआ तो वो आपको डेटा दिखाएगा। पॉसिबल मतलब अगर आपका यूजर नेम, पासवर्ड सब कुछ सही है तो। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास क्लाइंट। क्लाइंट मतलब वो पर्टिकुलर मशीन। ये कौन सा था आपके पास? सर्वर। तो ये कंप्यूटर कौन से कहलाते हैं आपके पास? क्लाइंट कंप्यूटर कहलाते हैं। तो क्लाइंट कंप्यूटर क्या है? दे आर कंप्यूटर्स और एप्स दैट कनेक्ट टू द MySQL सर्वर। दे सेंड क्वेरी, ये क्वेरी और कमांड भेजते हैं, क्वेश्चन भेजते हैं टू सर्वर टू गेट और चेंज डेटा। जो डेटा लेने के लिए, चेंज करने के लिए, अपडेट करने के लिए, इंसर्ट करने का काम सारा किसका होता है? यहाँ पर क्लाइंट मशीन का। फिर हम बात करते हैं मल्टी यूजर सिस्टम को लेकर के। तो मैनी यूजर कैन MySQL एट अ सेम टाइम। जैसे मैंने कहा था, MySQL जो मल्टी सर्वर या मल्टी यूजर को सपोर्ट करती है, जिसमें आप एक साथ एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया? MySQL के अंदर ये मैनी यूजर्स हो गया। इट सपोर्ट मल्टीपल कनेक्शंस, सो मैनी पीपल कैन वर्क ऑन सेम और डिफरेंट डेटा। उसके बाद बात करते हैं हम कुछ की फीचर्स को लेकर कि क्या की फीचर्स है। सबसे पहले स्पीड। स्पीड इसकी बहुत फास्ट है। ठीक है, तो MySQL वर्क्स वेरी फास्ट इवन विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। फिर हम बात करेंगे कॉस्ट को लेकर के, तो बिल्कुल फ्री है हमारे पास। MySQL इज फ्री एंड ओपन सोर्स, सो यू डोंट हैव टू पे टू यूज इट। उसके बाद बात करेंगे ईज ऑफ यूज। बहुत आसानी से आप उसको यूज कर सकते हैं। इट इज इजी टू लर्न एंड यूज, इवन बिगिनर्स कैन स्टार्ट वर्किंग विद इट क्विकली। तो हम भी इसको सीखने वाले हैं। ठीक है, अगला चैप्टर पूरा प्रैक्टिकली MySQL पे हम ये काम करेंगे भी। उसके बाद है क्वेरी लैंग्वेज सपोर्ट, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो एसक्यूएल की सारी क्वेरी यूज की जाती है। इट यूजेस एसक्यूएल टू मैनेज एंड एक्सेस डेटा। फिर हम बात करेंगे पोर्टेबिलिटी को लेकर के, तो MySQL कैन रन ऑन अ डिफरेंट ऑपरेटिंग मशीन्स, यानी कि MySQL विंडोज पे भी चल जाएगा, लाइनक्स पे भी चल जाएगा, मैक पे भी चल जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर के, तो इसमें इस जो है एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। पासवर्ड प्रोटेक्शन होता है, और कोई भी व्यक्ति आपके बिना उसको एक्सेस नहीं कर सकता। डेटा टाइप को लेकर के बात करें तो ऑलमोस्ट सभी टाइप का डेटा यहाँ सपोर्ट किया जाता है, जैसे कि नंबर, टेक्स्ट, डेट्स, और भी आप बहुत सारा डेटा स्टोर कराते हैं। कनेक्टिविटी को लेकर के बात करेंगे तो क्लाइंट कैन कनेक्ट टू MySQL यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स ओवर द इंटरनेट और लोकल नेट। आप जैसे इस कंप्यूटर पे भी मैं MySQL चलाना चाहता हूँ, तो दोस्तों मैं यहाँ MySQL लिखूंगा, MySQL स्टार्ट कर सकता हूँ, और साथ साथ में मैं जब अपनी को वेबसाइट्स बनाता हूँ तो वहां पर भी MySQL यूज किया जाता है। तो MySQL को हम लोग अपनी लोकल मशीन, लोकल कंप्यूटर पे भी चला सकते हैं, और साथ साथ में हम इसको सर्वर पर भी रख सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे लोकलाइजेशन को लेकर के, तो एरर मैसेज कैन बी शोन इन अ मैनी डिफरेंट लैंग्वेज। जो एरर आई है वो इंग्लिश में भी आपको बताएगा, आप देखेंगे तो चाइनीज में भी बता देगा, आप देखेंगे तो स्पेनिश में बता देगा। ऐसे मल्टीपल अगर आप देखें तो मल्टी लैंग्वेज को ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा देखेंगे तो स्केलेबिलिटी एंड लिमिट्स को लेकर के, तो MySQL के अंदर आप बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, लगभग 50
मिलियन रिकॉर्ड एक टेबल में आप स्टोर कर सकते हैं। 60,000 टेबल्स आप एक डेटाबेस के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, अप टू 5 बिलियन रोज। ठीक है, तो आप इसमें इतना सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं। और क्लाइंट एंड टूल्स को लेकर के बात करें तो हम यहाँ पर कमांड लाइन, जो हमारे पास यूजर इंटरफेस होता है वो भी यूज कर सकते हैं। और दोस्तों हम लोग यहाँ पर GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को भी यहाँ पर आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से हम बात करेंगे माइस्क्वेल और एसक्यूएल के अंदर कि एसक्यूएल क्या है आपके पास। एसक्यूएल है आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। फिर हम बात करेंगे ये एसक्यूएल क्या, इट इज अ सेट ऑफ कमांड है। ठीक है, यूज टू वर्क विद रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट लाइक माइस्क्वेल, ओरेकल, इन सभी में एसक्यूएल को यूज किया जाता है। एसक्यूएल के थ्रू दोस्तों हम लोग इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, रिट्रीव डेटा, इन्हीं के सेलेक्ट क्वेरी, ये सब कुछ यूज कर सकते हैं। एसक्यूएल में इट वर्क्स ऑन ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटर, लगभग सभी कंप्यूटर में ये काम कर सकता है, चाहे वो आपके पास कंप्यूटर पीसी हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे सर्वर हो, और आपके पास मेल फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर। इसके अलावा बात करेंगे तो इसके बहुत सारे वर्जन आते हैं माई एसक्यूएल के। एसक्यूएल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो देर आर मेनी वर्जन ऑफ एसक्यूएल बट द बेसिक कमांड्स आर ऑलमोस्ट द सेम एवरीवेयर। ठीक है, तो बहुत सारे वर्जन है एसक्यूएल के, लेकिन सभी में आपके बेसिक कमांड एक जैसे ही है। फर्स्टली अगर हम एसक्यूएल की बात करें तो उसको डेवलप किया था आईबीएम कंपनी ने 1970s में सेंट जॉर्ज रिसर्च लैब के अंदर, जिसका नाम बदल के बाद में एल्माडेन रिसर्च सेंटर कर दिया गया था। और ओरिजिनली इसका जो नाम रखा था वो रखा गया था सीक्वल। ठीक है, तो ये जो सीक्वल है, सीक्वल को यूज करके यहाँ पर, यानी कि यहाँ कह सकते हैं ये स्ट्रक्चर्ड है, ई का मतलब है इंग्लिश है, और ये आपके पास क्वेरी लैंग्वेज है। यानी कि यहाँ पर इंग्लिश की तरह आप अपने कमांड्स लिखते हैं, जैसे इंसर्ट, इनटू, या फिर सेलेक्ट। टेबल का नाम अगर बताना चाहते हैं तो फ्रॉम बता सकते हैं। अगर आपको अपडेट करना है तो अपडेट, यानी कि लाइक इंग्लिश की तरह आप उसको यूज करते हैं। इसके बाद दोस्तों इस सीक्वल को बाद में इसका नाम बदल के एसक्यूएल कर दिया गया था। और जो फर्स्ट वर्जन लॉन्च किया गया था इन 1986, द फर्स्ट स्टैंडर्ड वर्जन जो एसक्यूएल का वो रिलीज किया गया था आंसी के बेस पर। आंसी एक स्टैंडर्ड होता है जिसका नाम है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, और जो आंसी जो जिसने लॉन्च किया स्टैंडर्ड एसक्यूएल का 1986, बाद में इसके स्टैंडर्ड को और अपडेट किया गया था। तो 1986 के बाद में 1992 बना, फिर 2003 बना, 2008 बना, 2011 बना, फिर 2016 है, 2019 है, 2023। लास्ट जो आया है जेसन को लेकर के वो है 2023 के अपडेट्स। ठीक है, 2019 में भी जेसन का अपडेट था, और लास्ट में अगर आप देखें तो सबसे लास्ट आज की डेट तक जो है वो 2023 में लास्ट अपडेट आया हुआ है, इसके स्टैंडर्ड को लेकर के बात कर रहा हूँ। उसके बाद बात करेंगे द वेरियस प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ एसक्यूएल। जैसे हमने माइस्क्यूएल की बात करी, वैसे एसक्यूएल की भी अपने आप में कहीं ना कहीं कुछ कैपेबिलिटीज है। तो एसक्यूएल में आप डीडीएल कमांड्स को यूज कर सकते हैं, यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसके थ्रू आप अपना एक डेटाबेस या टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ड्रॉप यानी कि डिलीट कर सकते हैं, ट्रंकेट करते हैं, रीनेम कर सकते हैं। आप दोस्तों एसक्यूएल में डीएमएल को यूज करते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें आप ऐड करना चाहते हैं एक रिकॉर्ड को। इसमें मैं फिर बोल रहा हूँ क्या, डेटाबेस एंड टेबल्स ही। ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे टेबल के अंदर डेटा आपको इंसर्ट करना है, अगर मैं कहता हूँ टेबल बनानी है तो आपके पास डीडीएल है, लेकिन इस टेबल के अंदर एक नया रिकॉर्ड आपको बनाना है तो वो आपके पास डीएमएल है। तो डीएमएल से आप एक नया रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं, देखना चाहते हैं, सेलेक्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी, डिलीट क्वेरी, वो आप लगा सकते हैं। फिर आता है आपके पास एम्बेडेड डीएमएल भी इसमें आपके पास होता है। यू कैन यूज एसक्यूएल कमांड इंसर्ट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, यानी कि आप एसक्यूएल को सी लैंग्वेज में यूज करना चाहते तो कर सकते हैं, एसक्यूएल को जावा में यूज कर सकते हैं, एसक्यूएल को पाइथन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एसक्यूएल को दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ में भी यहाँ यूज कर सकते हैं। उसके बाद है व्यू डेफिनेशन। यू कैन क्रिएट अ वर्चुअल टेबल व्यू टू शो सेलेक्टेड डेटा। आपके पास सपोज 1000 रिकॉर्ड है, बट उसमें से हमको कोई एक रिकॉर्ड देखना है, या ऐसा डेटा जिसकी कंडीशन है, जैसे कि एज 18 साल से ज्यादा है, या मार्क्स जिसके 90% से ज्यादा है, या जो जेंडर जिसका मेल है, या जिसकी सिटी दिल्ली है, तो उसके अकॉर्डिंग डेटा देखना चाहते हैं, तो वो आपकी पूरी टेबल में से कुछ पर्टिकुलर डेटा आपके सामने ला के रखता है, जिसको हम लोग यहाँ व्यू डेफिनेशन बोलते हैं, या वर्चुअल टेबल हम कह सकते हैं, या व्यू भी हम लोग कह सकते हैं, यानी कि सेलेक्ट क्वेरी का रिजल्ट जो आपके पास आता है। तो ये ऐसी कुछ कैपेबिलिटीज है एसक्यूएल की। इसके अलावा दोस्तों ऑथराइजेशन है, मतलब
हम ये देखना चाहते हैं या हम ये डिसाइड करना चाहते हैं कि मेरे डेटा को कौन देख सकता है, कौन यूज़ कर सकता है। जैसे दोस्तों, मैं अगर बात करता हूँ, मेरे स्कूल की वेबसाइट है या स्कूल का ऐप है, तो उसके ऐप को जिसने डेवलप किया है, यानी कि जिसने ऐप बनाया, जिसने मायस्क्यूएल बनाया, वो पूरा डेटा देख सकता है। उसने मेरे को, यानी कि मैं क्योंकि एडमिन का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद, तो दोस्तों मेरे पास में ज़्यादा एक्सेस है, मैं ज़्यादा चीज़ें देख सकता हूँ, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देख सकता हूँ। लेकिन जो दूसरी टीचर्स हैं, जो कंप्यूटर टीचर नहीं है, जैसे हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ्स के, साइंस के, उनको एक लिमिटेड डेटा दिया है कि वो केवल अपनी क्लास का डेटा देख सकते हैं। जैसे एक 11 बी का डेटा देखना चाहते हैं, तो 11 बी का क्लास टीचर देख सकता है, लेकिन वो 12th बी का डेटा नहीं देख सकता है। 12th बी का कौन देख सकता है? जो 12th बी से रिलेटेड है। तो ऐसे हमने एक लिमिट डाल दी। अब जो टीचर है वो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स का डेटा डाल सकता है, या और भी जो चीज़ें हैं उसके पास मल्टीपल क्लासेस का हो सकता है डेटा हो, वो 9th बी में भी डेटा डाल रहा है, वो 11th सी में भी डेटा डाल रहा है। लेकिन दोस्तों जो स्टूडेंट है वो तो केवल अपने क्लास पे डेटा देख सकता है। तो सबके लिए क्या है, अलग-अलग व्यू हो चुके हैं। एक केवल अपनी क्लास का देख सकता है, एक 2-3 क्लास का देख सकता है, एक पूरे स्कूल का डेटा देख सकता है। ठीक है? तो ये ऑथराइजेशन ये भी एसक्यूएल में पॉसिबल है। फिर हम बात करते हैं इंटीग्रिटी को लेकर के, तो हेल्प टू मेंटेन करेक्ट एंड वैलिड डेटा, यानी कि आप इसमें वैलिड डेटा ही डाल सकते हैं। आपको मान लो 100 नंबर का पेपर था, तो 105 आप नहीं डाल सकते हो, एक लिमिट है आपके पास, जिसको हम लोग कंस्ट्रेंट्स के नाम से जानते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि कंस्ट्रेंट्स आपके पास अलग-अलग टाइप के होते हैं, ठीक है? उसके अलावा ये जो है वो ट्रांज़ैक्शन कंट्रोल कर सकता है, यानी कि मैनेज मल्टीपल स्टेप्स इन अ टास्क, लाइक सेव एंड कैंसल ऑल स्टेप एट वंस। आपने डेटा डाला, वो आपका जो भी क्वेरी थी, आपकी वो क्वेरी सक्सेसफुल होनी है, बीच में रोकना है, आपको स्टेप पीछे लेना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है? तो इसी टाइप से अगर हम बात करें, तो एसक्यूएल के जो कमांड है वो हमारे पास अलग-अलग टाइप के हो सकते हैं, ठीक है? क्या-क्या है? एक है डीडीएल, जिसको हम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में 100% आएँगी। दूसरा है दोस्तों डीएमएल, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और थर्ड है आपके पास टीसीएल, जिसको कि हम लोग ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों 2 और नाम है जो हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा-सा लाइट कलर कर रखा है। एक होता है सेशन कंट्रोल कमांड और एक होता है सिस्टम कंट्रोल कमांड। ठीक है, ये दोनों आउट ऑफ सिलेबस है हमारे कोर्स में, बस ये 3 चीज़ें हैं, तो हम इसी को देखेंगे, और प्रैक्टिकली भी दोस्तों डीडीएल, डीएमएल और टीसीएल को यूज़ किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे डीडीएल। डीडीएल यानी कि डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज, जिसमें कुछ कमांड है। एक है क्रिएट कमांड, एक है ऑल्टर कमांड, एक है ड्रॉप कमांड, एक है रीनेम कमांड, एक है ट्रंकेट कमांड। ये क्या काम करते हैं दोस्तों? ये काम करेंगे हमारे कंप्लीट डेटाबेस या टेबल के ऊपर। अगर आप एक नया डेटाबेस बनाना चाहते हैं, या एक डेटाबेस के अंदर आप एक टेबल बनाना चाहते हैं, या डेटाबेस को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, या टेबल को ऑल्टर करना चाहते हैं, डेटाबेस को या टेबल को ड्रॉप करना चाहते हैं, या उनको रीनेम करना चाहते हैं, या आप उसको खाली करना चाहते हैं, ठीक है? ड्रॉप और ट्रंकेट दोनों का मतलब डिलीट होता है। ड्रॉप का मतलब तो होता है दोस्तों कंप्लीट फाइल को डिलीट कर देना, जबकि ट्रंकेट का मतलब होता है आपके पास जो टेबल्स हैं, इस टेबल के रिकॉर्ड को केवल एम्प्टी कर देना। एक तो पूरी टेबल को ही डिलीट कर देना, जैसे एक टेबल है उसमें 100 रिकॉर्ड है, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें जितने भी 100 रिकॉर्ड है वो खाली हो जाए, टेबल खाली करनी है। खाली करनी है तब तो क्या है दोस्तों? ट्रंकेट। और मैं चाहता हूँ इस टेबल का ही कोई अब यूज़ नहीं होगी, तो फिर आप उसको ड्रॉप कर सकते, ठीक है? ड्रॉप मतलब कंप्लीट डिलीट, जबकि ट्रंकेट मतलब एम्प्टी करना, टेबल को खाली करना। अब हम यही बात करते हैं डीडीएल क्या है। तो दीज कमांड्स आर यूज्ड टू डिफाइन और चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट लाइक टेबल, व्यू एंड इंडेक्सेस। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास? क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप स्कीमा ऑब्जेक्ट। क्रिएट का मतलब क्या है? यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल, व्यू और इंडेक्स। जैसे क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, हम क्या करें? टेबल बना रहे हैं। आगे और भी चीजें जो मैंने छुपा रखी है। आप डेटाबेस भी बनाना चाहे तो बना सकते। अगर हम मॉडिफाई करना चाहें तो ऑल्टर है। ऑल्टर का मतलब क्या? उसके स्ट्रक्चर में, जो टेबल बना चुके हो उसके स्ट्रक्चर में बदलना है, तो आप लिख सकते हैं ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड एज आईएनटी। तो अब आप इस टेबल के अंदर, स्टूडेंट के अंदर एक नया कॉलम ऐड करें जिसका नाम है एज और उसका टाइप है आईएनटी। इसी टाइप से अगर आपको ड्रॉप करना है कंप्लीटली टेबल को ही, तो आप लिख सकते हैं ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। ये क्या कर देगा? कंप्लीटली उसको डिलीट कर देगा। उसके बाद है सिमिलर कमांड्स हैं, जैसे कि क्रिएट है, ठीक है, जैसे कि रीनेम है जो कि टेबल को रीनेम करता है, और ट्रंकेट है जो रिमूव ऑल रिकॉर्ड, जैसा मैं आपको अभी बता रहा था। उसके बाद आता है दोस्तों आपके पास ग्रांट एंड रिवोक प्रिविलेज, यानी कि दिस कमांड्स आर यूज्ड टू गिव और टेक बैक परमिशन। जैसे किसको क्या परमिशन देनी है, इस डेटाबेस को कौन एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, वो सब कुछ।
तो ग्रांट मतलब गिव परमिशन टू अदर यूजर टू एक्सेस और मॉडिफाई ऑब्जेक्ट। मैं चाहता हूं कि आप मेरे डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, तो मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे इसके लिए क्या लिखेंगे, ग्रांट सेलेक्ट ऑन स्टूडेंट टू यूजर वन। और अगर आप रिवोक करना चाहते हैं, मतलब वो परमिशन वापस लेना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे रिवोक सेलेक्ट ऑन स्टूडेंट फ्रॉम यूजर। अब ये दोनों चीजें जो आपके कोर्स में है नहीं, बस आपको थोड़ा मैंने ऐसे ही बता दिया है। इसके अलावा आपके पास आता है मेंटेनेंस कमांड। मेंटेनेंस का मतलब होता है एनालाइज टेबल, चेक टेबल, रिपेयर टेबल और रिस्टोर टेबल। ठीक है, जिसमें चेक टेबल स्टेटिक्स आप देखना चाहते हैं, एरर है या नहीं वो देखना चाहते हैं, कोई इशू है तो उसको फिक्स करना चाहते हैं, और रिकवर करना चाहते हैं, डेटा का बैकअप लेकर के रखना चाहते हैं, तो ये भी डीडीएल कमांड में आता है। इसको भी दोस्तों हम लोग प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे। हमारे प्रैक्टिकली कौन से होंगे मैं आपको बताऊंगा, क्रिएट कमांड, ऑल्टर कमांड, रीनेम कमांड, ड्रॉप कमांड और ट्रंकेट कमांड। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास वो है डीएमएल कमांड। डीएमएल यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। इसमें दोस्तों आपके पास 4 टाइप के कमांड होते हैं। एक सेलेक्ट, सेलेक्ट का मतलब है जैसे मान लो मैंने एक टेबल बनाई, टेबल के अंदर मैंने कुछ रिकॉर्ड इसके अंदर स्टोर कर दिया। अब मुझे इसमें से कोई रिकॉर्ड निकालना है, तो मैं सेलेक्ट क्वेरी लगाऊंगा। अगर मुझे इसमें एक नया रिकॉर्ड और ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर इंसर्ट क्वेरी लगाऊंगा। अगर मैंने कोई डेटा लिखा, मुझे उसको बाद में मॉडिफाई करना है, तो मैं अपडेट लगाऊंगा। और मैं चाहता हूँ इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को मैं यहाँ से हटा ही दूँ, तो मैं यहाँ पर डिलीट क्वेरी लगाऊंगा। ठीक है, तो 4 टाइप की क्वेरी इसमें अब लोग देखते हैं। तो डीएमएल कमांड आर यूज्ड टू वर्क विद डेटा स्टोर्ड इन टेबल नॉट इन द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में करना है तो डीडीएल कमांड है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और डेटा पे करना है तो डीएमएल है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, क्या करता है, इट मीन्स यू कैन व्यू डेटा, यू कैन एंड डेटा, यू कैन चेंज डेटा और यू कैन डिलीट डेटा। अब हम बात करते हैं, इसमें क्वेरी को एक्सप्लेन किया मैं थोड़ा सा। सेलेक्ट क्वेरी क्या करता है दोस्तों, डेटा को लेता है, टेबल में से डेटा निकालना, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली पूरा। इंसर्ट कमांड क्या काम करता है दोस्तों, नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं, जैसे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और वैल्यूज डाल रहा हूँ 1 राज 60। सपोज अपडेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं जहाँ पर। ठीक है, तो अपडेट जो करनी है आपको, पेज को 17 करना है जिसका नाम, स्टूडेंट का नाम राज हो उसको, और डिलीट करना चाहते हो जिसका नाम राज है, उस रिकॉर्ड को हम डिलीट करना चाहें तो हम ऐसी क्वेरी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों आपके पास टाइप्स ऑफ डीएमएल। ठीक है, डीएमएल जो है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, वो 2 टाइप के आपके पास आ रहे हैं। एक जिसको प्रोसीजरल डीएमएल कह रहे हैं और एक नॉन प्रोसीजरल डीएमएल कह रहे हैं। इसका मतलब है यू टेल व्हाट डेटा यू वांट एंड हाउ टू गेट इट। आपको ये बताना है क्या डेटा आपको लेना है, कैसे आपको लेना है। और ये बोल रहा है क्या, नॉन प्रोसीजर, यू टेल व्हाट डेटा यू वांट, आपको क्या डेटा चाहिए, नॉट हाउ टू गेट इट, कैसे लेना आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। जनरली दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो है ये यूज करते हैं, तो एसक्यूएल जो है वो नॉन प्रोसीजरल को सपोर्ट करता है। ठीक है, हम लोग भी ज्यादा डिटेल में नहीं बताते, हम सिंपल सा लिखते हैं आपको ये डेटा चाहिए, माई एसक्यूएल अपने आप डेटा निकाल के दे देता है। तो माई एसक्यूएल में हम डीएमएल का, नॉन प्रोसीजरल डीएमएल को यूज करते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है आपके पास टीसीएल। टीसीएल मतलब क्या हो गया, आपके पास ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। जो आपने कमांड दिया, वो कमांड सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको बीच में रोकना है, उसका बैकअप लेना है, ये सारे काम हम टीसीएल के थ्रू करते हैं। तो टीसीएल क्या है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है। ठीक है, कमांड्स आर यूज्ड टू मैनेज ट्रांजैक्शंस इन द डेटाबेस। अ ट्रांजैक्शन मींस अ ग्रुप ऑफ वन और मोर डीएमएल कमांड। जैसे जब मैं इंसर्ट लिखता हूं, तो ऐसा नहीं कि इंसर्ट से सीधा डेटा जाके स्टोर हो जाएगा, बीच में बहुत सारे फेजेस आते हैं। ठीक है, वो सारे फेजेस, किस फेज पे रोकना है, किस फेज से वापस चलाना है, ये सब आप टीसीएल के थ्रू कर सकते हैं। तो टीसीएल हेल्प्स टू सेव और अंडू चेंजेस मेड बाय डीएमएल कमांड। जो डीएमएल कमांड से आपने काम किया, उसको अगर आप बैक करना चाहते हैं, अंडू करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, जिसको कमिट कहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। इसमें कुछ कमांड है, जैसे मैंने आपको कहा था अभी, एक कमांड होता है कमिट। कमिट का मतलब होता है आपने जो अभी सेव किया है उसको कंप्लीट कर दीजिए। जैसे अगर आप पाइथन में काम कर रहे हैं, पाइथन में एक सॉफ्टवेयर बनाया, आपने डेटा जब भेजा, तो दोस्तों वहां, यानी कि एसक्यूएल के अंदर ही जब आप काम कर रहे होंगे, माई एसक्यूएल में जब आप काम कर रहे होंगे, तो इंसर्ट क्वेरी के बाद आपको वहां पर एक कमिट नाम का फंक्शन और यूज करना पड़ता है, जो आपके एसक्यूएल क्वेरी को इंसर्ट कराता है। इंसर्ट करना है तो आपको, अपडेट करना है तो आपको, डिलीट करना है तो आपको वहां कमिट को यूज करना पड़ता है। तो आफ्टर इंसर्टिंग डेटा, कमिट विल सेव इट। कमिट जो है वो इंसर्ट में, डिलीट में भी काम करेगा और अपडेट में भी काम करता है। सेलेक्ट में लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि डेटा सीधा आता है, चेंजेस नहीं होते। फिर आता है आपके पास रोल बैक। रोल बैक मतलब अंडू चेंजेस। सेव पॉइंट, कहां तक आपका डेटा
सेव हो गया, जैसे यहाँ पे, फिर यहाँ पर, मान लो ऐसे 3-4 फेजेस में डेटा जा रहा है, तो आप यहाँ पर सेव पॉइंट करना चाहते हैं कि यहाँ पर सेव पॉइंट, वो सेव पॉइंट आपके पास होता है। एग्जाम्पल, यू कैन सेट अ सेव पॉइंट आफ्टर सम स्टेप्स एंड गो बैक टू इफ इट इज नीडेड। और लास्ट इज सेट ट्रांजेक्शन, ये क्या करता है, सेट प्रॉपर्टीज फॉर द करंट ट्रांजेक्शन। अभी यहाँ तक आ गया तो इसकी प्रॉपर्टी सेट करनी, फिर यहाँ की ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सिंपल सा, हम जो यूज करते हैं दोस्तों वो होता है हमारे पास DDL और DML कमांड। तो TCL को भी आप प्रैक्टिकली, मतलब मैं अगर कहूँ तो मैं मोस्टली कमिट तक को यूज करता हूँ। इसके बाद अगर हम देखें तो बहुत शॉर्ट में मैंने बताया, और इसके बाद ये चैप्टर खत्म। तो हमारे पास आता है कमांड, एक होता है DDL, एक होता है DML, एक होता है TCL। ये स्ट्रक्चर के साथ काम करता है, डेटा के साथ काम करता है, और ये हमारे ट्रांजेक्शन को कंट्रोल करता है। कौन कौन से कमांड है दोस्तों, क्रिएट, ऑल्टर, रीनेम, ड्रॉप और ट्रंकेट। जबकि DML में आपके पास इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट है, और कंट्रोल ट्रांजेक्शन में कमिट है, रोल बैक है और सेव पॉइंट है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने थोड़ा थ्योरेटिकली इस चैप्टर को पूरा डिस्कस कर लिया। अगला जो चैप्टर आपके पास है उसमें हम इन सभी चीजों को प्रैक्टिकली देखेंगे, यानी MySQL को यूज कैसे करना है, चलाना कैसे है, और उसके बाद उसमें कौन कौन से कमांड्स आप लगा सकते हैं। सारी चीजें दोस्तों प्रैक्टिकली मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। यहाँ तक दोस्तों आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर दोस्तों कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों लाइक तो करना ही करना है, और साथ में पॉजिटिव कमेंट भी आपको करना है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं तो वो कर लीजिए, क्योंकि आगे के सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।